तो चलिए आगाज़ करते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने जो ऑडिट के एलिमेंट्स हैं वो पढ़े थे, और उसके बाद हमारे पास जितनी भी प्लानिंग या परफॉर्मेंस या रिपोर्टिंग फेज़ है उन सारी चीज़ों को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बच्चों, ठीक है। तो इन सारे मैटर्स को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करने के बाद इसके बेसिस पे तो हमने 315 का ओवरव्यू ले लिया था, 200 का ओवरव्यू ले लिया था, 500 का ओवरव्यू ले लिया था, 700 रिपोर्टिंग जो है उसका ओवरव्यू ले लिया था, फिर हमने 240 एक डिटेल स्टैंडर्ड उसको देख लिया था, रिलेटेड पार्टी को देख लिया था। आज की क्लास में हम सबसे पहले आगाज़ करते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का आगाज़ कर लें, बिकॉज सब्सटेंटिव प्रोसीजर से रिलेटेड ही हमारे सारे स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो रिपोर्टिंग हो, चाहे वो आपके पास रिस्क का सवाल हो, चाहे वो आपके पास फ्रॉड का सवाल हो, चाहे वो आपके पास तो जो सीक्वेंस मैं आपके साथ फॉलो कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप भी उसी सीक्वेंस को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अगर वो सीक्वेंस समझ आ जाएगी बच्चों तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अच्छा एक चीज़ को हमेशा आप याद रखिएगा कि जो आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं प्यारे बच्चों, उसकी कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं लेके चलता हूँ जिस तरीके से, ठीक है। मैं सबसे पहली टेक्निक जो लेके चलता हूँ वो ये लेके चलता हूँ कि हमारे पास सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हमारे पास सबसे पहली टेक्निक है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सही है। ये हमारे पास कौन सा आइजा, ये आइजा 500 है, ये हमारे पास सबसे पहली टेक्निक है। दूसरी टेक्निक हमारे पास है IFRS, सही है। अगर कोई सिनेरियो है उसमें IFRS के इंप्लीकेशंस हैं तो दूसरी टेक्निक हमारे पास IFRS है। तीसरी टेक्निक हमारे पास आइजा 540 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है। आइजा 540 कैफ 8 सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे पास जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जो हमारे पास हैं उसके अंदर जो ICAP ने अपनी स्टडी टेक्स्ट में भी और जो प्रोसीजर्स रेलिवेंट भी होते हैं वहाँ पे वो आइजा 540 की मदद से लिए जाते हैं। चौथा हमारे पास है मैनेजमेंट एक्सपर्ट, पांचवा हमारे पास है ऑडिटर एक्सपर्ट, छठा हमारे पास है लिटिगेशन एंड क्लेम्स और सातवां हमारे पास है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। कोई भी आपके पास, चाहे आप कैफ के स्टूडेंट्स हो, चाहे फाइनल के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप कल को प्रोफेशनल फर्म में चले जाएं, कुछ भी ऐसा हो जाए, अगर आप इन टेक्निक्स को थोड़ा सा सामने रखेंगे तो आप हर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को लिंक कर लेंगे। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होता क्या है, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे दूँ, और गाइडेंस में आपको ये देता हूँ कि जब हमने ये ऑडिट के एलिमेंट्स पढ़े थे, तो यहाँ हमने पढ़ा था सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर मैं आपके सामने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को लिखूँ तो हमारे पास क्या तक बात समझ आती है। ये हमारे पास एक बड़ी, अगर आप इस प्रोसीजर को अगर आप देखेंगे, इस प्रोसीजर को अगर आप देखेंगे तो उसको मैं कहता हूँ कि ये जो मेरे पास प्रोसीजर्स हैं प्यारे बच्चों, ये मेरे पास आइजा 500 का, ये मेरे पास आइजा 500 की टेक्निक है, सही है। ये मेरे पास आइजा 500 की टेक्निक है जो कि मुझे क्या सिखाता है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो अगर मैं इस टेक्निक को थोड़ा गौर से देख लूँ तो मेरे बहुत से प्रोसीजर्स यहाँ पे एड्रेस हो जाएंगे। कैसे एड्रेस होंगे मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। उसके बाद अगर मैं आपके साथ थोड़ा सा और आगे चलूँ और मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे पास दूसरी जो टेक्निक है वो है IFRS। तो कोई भी सिनेरियो आता है तो उसमें आपने ये देखना है कि इसके अंदर कौन सा IFRS एप्लीकेबल हो सकता है। अगर वो आपने IFRS को पिक कर लिया बच्चों तो थोड़ी सी आसानी होगी आपके लिए कि आप उससे रिलेटेड प्रोसीजर लिख सकते हैं। तीसरी टेक्निक है हमारे पास अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। वो आपको समरी याद आ रही है, हमने एस्टिमेट्स का वर्ड कहाँ पढ़ा था, हमने एस्टिमेट्स का वर्ड यहाँ पढ़ा था, याद आ रहा है। हमने एस्टिमेट्स का वर्ड पढ़ा था कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। फिर हमने कहा था कि भाई जो सिग्निफिकेंट रिस्क होते हैं उनमें भी एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होता है, और एस्टिमेट्स के ऊपर क्या करना होता है, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देनी होती है। तो स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन कैसे थे, हमने आयजा से पूछा कि बताएं भाई स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन कैसे थे। तो आयजा ने कहा कि भाई आप परेशान मत हो, ये पकड़ें आप हमारे पास आयजा 540, और ये आयजा 540 आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से आपने एस्टिमेट्स के ऊपर ऑडिट करना है, सही। एस्टिमेट्स को ऑडिट किस तरीके से करना है तो उसके लिए उसने हमें आयजा 540 बता दिया। आयजा 540 क्या कहता है, थोड़ा सा आप देख लें। आयजा 540 कहता है कि ये जो एस्टिमेट्स हैं ये किसके हिसाब से होते हैं, IFRS के हिसाब से होते हैं, और IFRS और FS को IFRS के हिसाब से बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है बच्चों, जल्दी से बता दें। FS को IFRS के हिसाब से बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो फिर यहाँ पे कहा गया कि जी आपने मैनेजमेंट से अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, कि वो किस तरीके से इस एस्टिमेट्स को रिकॉर्ड करती है, आइडेंटिफाई करती है, सही है। अच्छा बच्चों, एस्टिमेट्स में एरर और फ्रॉड के चांसेस होते हैं। एस्टिमेट्स में हमारे पास एरर, तो बच्चों एरर ऑफ फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए मैनेजमेंट क्या इंप्लीमेंट करती है, तो दूसरा प्रोसीजर मैं परफॉर्म करूंगा वो कंट्रोल से करूंगा। अच्छा बच्चों, तीसरी चीज मुझे बताओ, एस्टिमेट्स में क्या इन्वॉल्व होते हैं। एस्टिमेट्स में क्या, कल याद है हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूचर कैश फ्लोज पर उसको डिस्काउंट कर रहे थे। तो बच्चों एस्टिमेट्स में हमारे पास क्या इन्वॉल्व होती हैं, एजम्पशंस, जजमेंट इन्वॉल्व होती है। तो वो एजम्पशंस क्या होनी चाहिए, IFRS क्या कहता है कि एजम्पशंस क्या होनी चाहिए, एजम्पशंस आपके पास रीजनेबल होनी चाहिए, सही है। और चूंकि ये एस्टिमेट्स हैं तो ये एस्टिमेट्स किससे डील करते हैं, ये एस्टिमेट्स फ्यूचर कैश फ्लो से डील करते हैं ना। याद है हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की एग्जांपल रखी थी कि अगले 5 साल में इस प्लांट से मैं कितने कमा लूंगा। तो क्या मैं सब्सिक्वेंट इवेंट का प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता हूँ ये देख के कि ईयर एंड के बाद 3 महीने में प्लांट ने कितना कमा के दिया है, क्या ये कर सकता हूँ मैं।
तो चौथा प्रोसीजर जो हमारे पास है सब्सिक्वेंट, और पांचवी चीज अगर आप चाहें तो एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर। तो ये हमारे पास बड़ा इसका मतलब है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकाउंट बैलेंस या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में आपके पास अगर एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे तो आइजा 540 की आप मदद ले सकते हैं बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है। अगली चीज हमारे पास है मैनेजमेंट एक्सपर्ट आइजा 500। आइजा 500 में एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है मैनेजमेंट एक्सपर्ट का। कभी भी अगर कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इंगेज हो रहा है, अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इंगेज हो रहा है तो इस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के लिए अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट को एंगेज किया हुआ है तो फिर आपको आइजा 500 क्या कहता है कि उस एक्सपर्ट की सबसे पहले आपने क्या करनी है, कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी और इंडिपेंडेंस को इवैल्यूएट करना है। फिर उसके बाद कहता है कि उसके काम को इवैल्यूएट, उसके बाद आपने उसके काम को इवैल्यूएट करना है कि क्या उसका काम एडिक्वेट है, कैसे, जो भी उसकी फाइंडिंग एंड कंक्लूजन है क्या वो रेलिवेंट एंड रीजनेबल है, जो एजम्पशंस है क्या वो रेलिवेंट एंड रीजनेबल है, और जो डेटा है क्या वो कंप्लीट एंड एक्यूरेट है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और अगर आप अपना ऑडिटर एक्सपर्ट इंगेज करने जा रहे हैं तो सेम प्रोसीजर आपको अपने ऑडिटर एक्सपर्ट के लिए भी करना पड़ेगा बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? तो अगर मैनेजमेंट को कोई एक्सपर्ट है तो उसके काम पे आपने डायरेक्टली रिलाई नहीं करना है, सबसे पहले उसकी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी और इंडिपेंडेंस को देख रहे हैं। अगली चीज मैंने एक और रखी है आइजा 501 लिटिगेशन एंड क्लेम्स। ये डायरेक्टली आपके कैफेट के सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट चूंकि लिटिगेशन एंड क्लेम्स आपके सिलेबस का पार्ट है, उसके सब्सटेंटिव आपके सिलेबस का पार्ट है, तो यहाँ पे आइजा 501 आपसे कहता है कि जब भी कंपनी की कोई लिटिगेशन एंड क्लेम्स चल रही होंगी तो सबसे पहला काम उसने ये करना होगा कि इंक्वायरी करनी होगी मैनेजमेंट से, इन हाउस से, सही, इन हाउस लीगल काउंसिल से, इनको जो कंपनी का अपना लॉयर होगा, जो डिपार्टमेंट में बैठा होगा, जो कंपनी के अंदर बैठा होगा, उससे आपने इंक्वायरी करनी है। उसके बाद आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स को रिव्यू करना है। फिर जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल होगा उसके साथ कोई करस्पॉन्डेंस होगी, आपने उसको इंस्पेक्ट करना है। आपने लीगल एक्सपेंस की वाउचिंग करनी है, आपने लॉयर्स को कंफर्मेशन भिजवानी है और आपने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना है। तो ये हमारे पास 6 प्रोसीजर्स होते हैं लिटिगेशन एंड क्लेम्स के। बड़े आसान प्रोसीजर्स होते हैं नॉर्मली। कि सबसे पहले अगर आपको लिटिगेशन की अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आप किसके पास जाएंगे? आप मैनेजमेंट के पास जाएंगे। मैनेजमेंट में किसके पास जाएंगे? एचआर के पास जाएंगे? नहीं, एचआर के पास नहीं जाऊंगा, जो इन हाउस लीगल काउंसिल होगा उसके पास जाऊंगा। जब उसके पास जाऊंगा तो जाहिर सी बात है जो कंपनी का केस चल रहा होगा या जो लड़ रहा होगा वो लॉयर होगा, तो लॉयर और कंपनी के दरमियान कोई करस्पॉन्डेंस हुई होगी, आप वो करस्पॉन्डेंस फाइल देख लेंगे। जिस बंदे ने आपके ऊपर केस फाइल किया है उसकी आप करस्पॉन्डेंस, उसके साथ कोई करस्पॉन्डेंस हुई होगी, आप वो देख लेंगे। फिर उस लॉयर को आप कंफर्मेशन भिजवा देंगे। और ये अगर सिग्निफिकेंट मैटर है तो ये लाजमी बोर्ड में भी डिस्कस हुआ होगा, तो आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी देख सकते हैं। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? आखिरी चीज हमारे पास है आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अगर आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन को बड़ा गौर से देखें तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का जो पूरा हैंडआउट है, मैं आपके सामने यहाँ पे हैंडआउट भी शो कर देता हूँ। ये हमारे पास आइजा 505 का एक स्मार्ट हैंडआउट है, और इस आइजा 505 के स्मार्ट हैंडआउट में अगर आप देखें तो इसके अंदर जितना भी ये पढ़ाया है मैंने, जितना भी ये पढ़ाया है 1 पेजर पे, इसके अंदर मैं अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे बच्चों ये है कि इसकी समरी है। सबसे पहले आपने कंफर्मेशन भेजनी है, कंफर्मेशन रिसीव हो जाएगी तो आपने क्या असेस करनी है? रिलायबिलिटी को असेस करना है। अगर रिलायबल है तो फिर आपने बैलेंस को मैच करना है जीएल से। अगर मैच नहीं होता तो आपने मैनेजमेंट से रिकंसिलेशन लेनी है और रिकंसाइलिंग आइटम पे प्रोसीजर परफॉर्म करना है। और अगर कंफर्मेशन रिसीव नहीं होती तो आपने ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। बच्चों क्या यहाँ तक बात समझ आती है हमें? तो अगर आप इसको देखें तो मैंने करा क्या, मैंने मैनेजमेंट से कहा कि मुझे रिसीवेबल की लिस्टिंग दे, मैंने रिसीवेबल के ऊपर कस्टमर को सेंड कर दिया, कंफर्मेशन सेंड कर दी। हम इसको थोड़ा सा यूँ देख लेते हैं। मैंने मैनेजमेंट से रिसीवेबल की लिस्टिंग ली और लिस्टिंग लेके मैंने कंफर्मेशन सेंड कर दी, सही है। जब मैंने कंफर्मेशन सेंड कर दी तो जब मुझे अगर कंफर्मेशन रिसीव्ड हो गई, अगर मुझे कंफर्मेशन रिसीव्ड हो गई तो मैं ये देखूंगा कि क्या वो रिलायबल है। अगर वो रिलायबल है तो मैं देखूंगा कि क्या कोई डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस नहीं आ रहा तो इसका मतलब है मुझे मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अगर डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है मुझे उसके ऊपर रिकंसाइलिंग आइटम्स के ऊपर मैनेजमेंट से रिकंसिलिएशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी और रिकंसाइलिंग आइटम्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर मुझे कंफर्मेशन रिसीव नहीं होती है प्यारे बच्चों तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूं। क्या यहां तक बात समझ आती है सबके? तो इन सारी चीज़ों को मैंने बड़ा ही आराम से यहाँ पे आपके सामने पेश कर दिया। क्या ये सब्सटेंटिव की टेक्निक्स मेरे बच्चों को क्लियर है? ये 1 पेजर अगर आप देख लेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, और अगर अपने सोचने की सलाहियत को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं एग्जामिनर, आईकैप, फर्म, हर लेवल पे आप बड़े आराम से प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं फॉर एग्जांपल, अच्छा ये सारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर मेरे यहाँ पे मैंने आपके लिए क्लब करके रख दिए, ठीक है। तो जितने भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपके सिलेबस का पार्ट हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। तो अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं तो ये सारी चीज़ें मैंने आज कुछ शेयर भी कर दी थी, मैं मजीद भी क्लास के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो पेपर से पहले अगर ये स्मार्ट हैंडआउट एक ही ले में आप घुमा लेंगे तो अच्छा रिविजन आपका हो जाएगा। डन हो गया भाई? अच्छा भाई, मेरी एक बात सुन लीजिए बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये बात समझ ली तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। मैं थोड़ी बहुत आपको स्टार्ट कर रहा हूँ सब्सटेंटिव प्रोसीजर से, ठीक है।
सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमारे पास पहली एजर्शन है एग्जिस्टेंस। हमेशा याद रखिएगा प्रोसीजर्स का। अच्छा, मैं आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स एजर्शन वाइज क्यों पढ़ा रहा हूं भाई, कोई मुझे बताएगा? मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आपको एजर्शन वाइज क्यों पढ़ा रहा हूं बच्चों, कोई बताएगा? मेरे बच्चों ऐसा ना करें, मैं प्रोसीजर्स आपको एजर्शन, ये पूरा हैंड आउट एजर्शन वाइज क्यों है भाई? बिकॉज रिस्क में कौन से लेवल पे आइडेंटिफाई करता हूं, जल्दी से बता दें। रिस्क में कौन से लेवल पे आइडेंटिफाई करता था? एफएस लेवल, और ऐसा ही था भाई। जब रिस्क मेरा एजर्शन लेवल पे है तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा प्यारे बच्चों, वो भी कौन से लेवल पे होना चाहिए? ऐसा ही है भाई, बेहतरीन हो गया, सही है। तो अब एक चीज सामने रखिएगा, पहली चीज एग्जिस्टेंस। मुझे 5 मिनट आप दें, मैं आपको पीपी को थोड़ा बताता हूं, बिकॉज इसके अंदर बहुत सी टेक्निक अप्लाई हो जाती है। पहली चीज है एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जी कोई प्लांट एंड इक्विपमेंट मैनेजमेंट कह रही है, मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता, सही है। तो मेरा प्रोसीजर क्या है? सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम, याद आ रहा है डब्बा, इंस्पेक्ट दी एसेट टू डिटरमाइन वेदर द एसेट एग्जिस्ट, सही है। तो ये आप ये देखें, ये है क्या? ये जो मैंने प्रोसीजर लिखा है सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम दिस, ये तो सर वही टेक्निक है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले हमसे डिस्कस करी थी, सही है। ये वही टेक्निक है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने डिस्कस करी थी। तो ये टेक्निक कौन सी है? ये टेक्निक आइजा 500 की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आपका प्रोसीजर होगा ना कि आपने सैंपल सेलेक्ट करने किसी पॉपुलेशन में से, और जब पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट हो जाएंगे तो उस पॉपुलेशन जो सैंपल सेलेक्ट हुए उसमें से आप कोई चीज इंस्पेक्ट करेंगे। ये जो टेक्निक है प्यारे बच्चों, ये अलामत है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की। ये जो सेलेक्ट सैंपल है प्यारे बच्चों, इसका क्या मतलब है? सही है, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम फिक्स एसिड रिसर्च। डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग क्या है आपकी? फिक्स एसिड रिसर्च, सही है। आपका ऑडिट एविडेंस कौन सा है? इंस्पेक्ट। और आप क्या इंस्पेक्ट कर रहे हैं? एसिड को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? तो ये जो सेलेक्ट सैंपल्स है मेरे बच्चों, ये जो सेलेक्ट सैंपल्स है मेरे बच्चों, ये क्या है? ये सेलेक्ट सैंपल्स मेरे पास है, किस चीज की अलामत है? ये अलामत है सफिशिएंट की, सही है। सेलेक्ट सैंपल मैं कहां से कर रहा हूं? फॉर एग्जांपल फिक्स एसिड रजिस्टर से कर रहा हूं। तो जो मैं सैंपल सेलेक्ट कर रहा हूं फ्रॉम फिक्स एसिड रजिस्टर, ये किस चीज की अलामत है? ये डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग की अलामत है। और उसके बाद मैं प्रोसीजर कौन सा परफॉर्म कर रहा हूं? मैं प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूं इंस्पेक्ट का, सही है। मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूं, तो ये मेरे पास क्या है? ऑडिट एविडेंस है। अच्छा, ये प्रोसीजर मैं कर किसके लिए रहा हूं? एग्जिस्टेंस के लिए रहा हूं। तो मेरे पास एजर्शन अंडर कंसीडरेशन कौन सी है? मेरे पास एजर्शन अंडर कंसीडरेशन कौन सी है? मेरे पास एजर्शन अंडर कंसीडरेशन है एग्जिस्टेंस। और मैं इंस्पेक्ट क्या कर रहा हूं? मैं इंस्पेक्ट एसिड को कर रहा हूं बच्चों। तो अगर मैं कल की समरी भी आपके सामने रेफर करूं तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मेरे पास एजर्शन अंडर कंसीडरेशन भी कवर हो रहा है, मेरे पास डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग भी कवर्ड हो रही है, और मैं बैठ के यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ? इंस्पेक्शन का प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ, और मेरी सफिशिएंसी भी कवर्ड हो रही है बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? अगर एक सिंपल सा स्टेप आप देख लेंगे तो आपके पास जो कोर्स में, फॉर एग्जांपल मैं एक टेंटेटिवली आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 100 ऑडिट प्रोसीजर्स हैं आपके स्टडी टेक्स्ट में लेट से, तो 100 में से 30 प्रोसीजर्स तो आपके सिर्फ यही हैं, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम दिस एंड इंस्पेक्ट दिस। क्या यहाँ तक बात समझ आती है भाई मेरे बच्चों को? यहाँ तक बात समझ? अच्छा, अगली चीज मेरे पास आ गई कंप्लीटनेस की। तो कंप्लीटनेस के लिए भी वही प्रोसीजर है, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम कहां से भाई? फ्रॉम फिजिकल एसेट एंड ट्रेस और इंस्पेक्ट इट टू द फिक्स रजिस्टर। अब ऊपर जो मैं सैंपल सेलेक्ट कर रहा था फिक्स रजिस्टर से कर रहा था, यहां मैं सैंपल सेलेक्ट कर रहा हूं फिजिकल एसिड से। ऊपर फिक्स एसिड से सैंपल सेलेक्ट करके एसिड को देख रहा था, यहां पे फिजिकल एसिड को देखते हुए फिक्स एसिड रजिस्टर में जा रहा हूं। बच्चों सिर्फ चेंज क्या हो रहा है मुझे बता दें, क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? इसमें और इसमें मेरे बच्चों जल्दी से बता दें क्या चेंज है? सिर्फ और सिर्फ आपकी चेंज है डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग। सिर्फ और सिर्फ आपका वो जो हम पढ़ते थे एज 500 में डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग, सिर्फ और सिर्फ उसका चेंज है प्यारे बच्चों, सही है। कंप्लीटनेस के लिए आप फिजिकल एसिड में से सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं और जाके चेक कर रहे हैं कि वो फिजिकल एसिड में आ रहा है। तो ये भी अगर आप प्रोसीजर देखें तो बड़ा ही आइजा 500 के हिसाब से मिलता जुलता है। ये प्रोसीजर भी आइजा 500 के हिसाब से मिलता जुलता है, और ये प्रोसीजर भी आइजा 500 के हिसाब से। यहाँ पे भी आप एडिशंस में से सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं और इंस्पेक्ट कौन सा कर रहे हैं? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं, लेट्स से इनवॉइस, डाटा, डील्स वगैरह। तो 3 एजर्शंस आपकी हुई। 3 एजर्शंस का हमारे पास जो टेक्निक यूज हुई प्यारे बच्चों, कौन सी टेक्निक यूज हुई? आइजा 500। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? थोड़ा सा मैं आपके साथ आगे बढ़ूं तो इसका मतलब यह है, मैंने एसिड की एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को तो वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपके साथ एक और चीज डिस्कस करूं, फिर मैं आप थोड़ी सी अगली जो मैं टेक्निक अप्लाई कर रहा हूं वो आईएफआरएस की कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यार आईएफआरएस में और क्या चीज़ होती है। मैं कहता हूं कि यार आईएफआरएस में हमारे पास एडिशंस हैं, डिस्पोजल्स है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस है, फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट है। तो मुझे एक चीज़ बताएं बच्चों, ये अगर मेरा डेप्रिसिएशन का रेट या मेथड, रेट और मेथड अगर गलत हो जाएगा तो कौन सी एजर्शन को हिट करेगा? डेप्रिसिएशन का रेट और मेथड अगर गलत हो जाएगा तो कौन सी एजर्शन को हिट करेगा?
वैल्यूएशन क्या एसिड गायब हो जाएगा, क्या एसिड 2 आ जाएंगे? नहीं प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब है मैं रेट, चूंकि एजम्पशन है, रेट एजम्पशन है, तो मैं एजम्पशन के बारे में कह दूंगा, मैं एजम्पशन के बारे में कह दूंगा कि क्या ये एजम्पशन रीजनेबल है, और जो मेथड है मेरे पास मैं कह दूंगा कि क्या ये मेथड अप्रोप्रिएट है या फिर नहीं। तो मेरे पास 2 प्रोसीजर और हो गए, सही है, मेरे पास 2 प्रोसीजर और हो गए कि मैं डेप्रिसिएशन रेट्स को चेक कर लूंगा, मैं डेप्रिसिएशन रेट्स को चेक कर लूंगा कि क्या वो रीजनेबल है भी या नहीं। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ पे? अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं, ये मेरे पास एसिड था, एसिड की जो कॉस्ट थी, एसिड की जो कॉस्ट थी, उस कॉस्ट को मैं कहाँ से वेरीफाई कर सकता हूँ? एसिड को अभी मैंने देखा है, एसिड को मैंने अभी देखा है प्यारे बच्चों, और एसिड के ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी, एसिड की कॉस्ट कहाँ से वेरीफाई कर लूंगा? इनवॉइस से, सही है। तो मैं इनवॉइस से वेरीफाई करूंगा तो मेरे पास कॉस्ट भी आ गई, मैंने डेप्रिसिएशन रेट्स को चेक कर लिया तो मेरे पास डेप्रिसिएशन रेट्स भी आ गए। मुझे थोड़ा सा आप और सोचें और मुझे थोड़ा सोच के एक चीज़ बताएं, क्या एसिड में हमारे पास बच्चों, क्या एसिड में हमारे पास एक होता है कॉस्ट मॉडल, एक होता है रीवैल्यूएशन मॉडल, ऐसा ही है? अगर रीवैल्यूएशन मॉडल होगा प्यारे बच्चों तो क्या इन्वॉल्व होगा? जल्दी से टेक्निक बताते मुझे। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल होगा तो कौन सी टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं? मैनेजमेंट एक्सपर्ट की टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट की क्या देखनी होगी आपने? कॉम्पिटेंसी देखनी होगी, कैपेबिलिटी देखनी होगी, इंडिपेंडेंस देखनी होगी, ऐसा ही है बच्चों। और उसके बाद उसके काम को इवेल्युएट करेंगे कि क्या उसका काम एडिक्वेट है भी या नहीं। डन हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा मुझे बताएं, IFRS के हिसाब से एसिड कैसे रिकॉर्ड होता है? कॉस्ट आती है, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता है, और फिर हमारे पास क्या आती है? जल्दी से बता दें, फिर हमारे पास क्या आती है? इम्पेयरमेंट आती है। ये जो आपके सामने इम्पेयरमेंट है प्यारे बच्चों, इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? जल्दी से बता दें, ये इम्पेयरमेंट है, इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? क्या ये कभी भी 100% करेक्ट हो सकते हैं बच्चों? क्या ये कभी भी 100% करेक्ट हो सकते हैं? सर ये 100% कभी भी, मैं आपके सामने समरी में पेश हो रहा हूँ, सही है। क्या ये एस्टिमेट्स कभी भी 100% करेक्ट हो सकते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज ये क्या है बच्चों, जल्दी से बता दें, ये क्या है? ये इनहेरेंट लिमिटेशन है। तो सबसे पहली इंप्लीकेशन इसकी आइजा 200 की आ गई। अच्छा अगर ये इनहेरेंट लिमिटेशन है तो आइजा 315 के हिसाब से अगर एस्टिमेट्स पे कोई रिस्क होगा तो उसको आपने ज्यादा तवज्जो देनी है कि कम तवज्जो देनी है मेरे बच्चों? अगर वो सिग्निफिकेंट रिस्क होगा तो आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है कि कम तवज्जो देनी है? तो ज़्यादा तवज्जो कैसे दूं मेरे बच्चों, मुझे जल्दी से बता दें। ज़्यादा तवज्जो कैसे दूं मैं उसको? मैं उसकी रिस्क की असेसमेंट क्या कर दूंगा? मैं सिग्निफिकेंट रिस्क कर दूंगा। जब मैं सिग्निफिकेंट रिस्क करूंगा तो मेरा इनहेरेंट रिस्क बढ़ जाएगा। जब मेरा इनहेरेंट रिस्क बढ़ जाएगा तो मुझे डिटेक्शन रिस्क को कम करना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। जब मैंने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया तो मैं कहाँ आ जाऊँगा? आइजा 500 में, परफॉर्मेंस फेज में। और जब मैं परफॉर्मेंस फेज में आऊँगा प्यारे बच्चों, तो परफॉर्मेंस फेज में मेरे पास एक स्टैंडर्ड होगा जिसका नाम क्या है? जल्दी से बताते हैं, जिसका नाम क्या है? जल्दी से बताते हैं। एस्टिमेट्स के ऊपर मुझे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, तो आइजा ने मुझे गाइडेंस दी, आइजा 540। पहला काम ये एस्टिमेट्स को कैलकुलेट करना, किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की। इस एस्टिमेट्स में क्या हो सकते हैं? एरर एंड फ्रॉड हो सकते हैं। तो दूसरी चीज क्या होगी? इंटरनल कंट्रोल। एस्टिमेट्स में क्या इन्वॉल्व होती है प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें। एजम्पशंस, कौन सी एजम्पशंस? फ्यूचर कैश फ्लोज और डिस्काउंट रेट, वो क्या होनी चाहिए? रीजनेबल। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब्सिक्वेंट इवेंट का प्रोसीजर। बच्चों यहां तक बात समझ आती है आपके? तो आपने फौरन से ये टेक्निक आपने अप्लाई कर दी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये जितने भी प्रोसीजर आपको दिख रहे हैं फॉर रीवैल्यूएशन, ये सारे उस टेक्निक से कॉपी किए गए। ये जो आपके सामने प्रोसीजर्स दिख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये किस चीज़ से रिलेट करते हैं? ये इम्पेयरमेंट से रिलेट करते हैं, सही है। ये जो प्रोसीजर्स आपको दिख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये किस चीज़ से रिलेट करते हैं? ये आइजा 500 से रिलेट करते हैं, सही है। और यहाँ जो आपको कुछ प्रोसीजर्स दिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ये आपको डील करते हैं IFRS से। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? तो दुनिया में कोई भी चीज़ हो ना, कोई भी चीज़ हो, अगर आप ये चीज़ अगर आप रखेंगे ना तो बड़ा आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अच्छा मैं आपके सामने 2 मिनट अगर आप मुझे दें तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ और इस टेक्निक से हमारे अच्छे खासे प्रोसीजर कवर हो जाएंगे, सही है। तो मैं एक डब्बा बना के रखता हूँ, बस आपने मुझसे वो डब्बा भरवाना है। डन हो गया बच्चों? ऐसा कर सकते हैं हम? अच्छा तो सबसे पहला काम तो हम ये कर लेते हैं, हम ये लिख लेते हैं, ठीक है, सही है बच्चों। तो ये मैंने कुछ चीज़ बना ली है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक चीज़ पेश करूं और मैं आपसे कहूं कि यार चलें मुझे बताएं PPE है, और PP की 3 एजर्शंस हैं, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो मुझे बताएं एग्जिस्टेंस के लिए मुझे सैंपल कहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा बच्चों? डन हो गया। और मुझे रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, जो ऑडिट एविडेंस मेरे पास सारे, मुझे रिकैलकुलेट करना पड़ेगा? नहीं सर, मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। मैं क्या ऑब्जर्व कर सकता हूँ? मैं एसिड को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। क्या तक बात समझ आती है? अच्छा कंप्लीटनेस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे सैंपल कहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा बच्चों? जल्दी से बता दें। अगर मैं कंप्लीटनेस की बात करूँ तो मुझे सैंपल कहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा? मुझे फिजिकल एसिड से सैंपल को सेलेक्ट करना पड़ेगा,
और जाके कहाँ देखना पड़ेगा, फिक्स एसेट रजिस्टर में। थोड़ी सी और चीज़ सुनिएगा प्यारे बच्चों, अगर मुझे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वेरीफाई करनी है तो मुझे सैंपल सेलेक्ट कहाँ से करने पड़ेंगे, फिक्स एसेट रजिस्टर से। लेकिन जो सैंपल सेलेक्ट हो गए उसमें मैं क्या देखूंगा बच्चों, जल्दी से बता दें, क्या देखूंगा, ओरिजिनल इनवॉइस देखूंगा। ऐसा ही है, मैं ओरिजिनल इनवॉइस देखूंगा, मैं एग्रीमेंट देखूंगा, और उस इनवॉइस में मेरी बात सुनिएगा, जब उस इनवॉइस में मैं ये देखूंगा कि क्या इसमें मेरी कंपनी का नाम लिखा हुआ आ रहा है, क्या IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस का नाम लिखा हुआ आ रहा है, जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं क्या उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है इस एसी के ऊपर, इस एसेट के ऊपर, इस फिक्स एसेट के ऊपर किसका राइट है प्यारे बच्चों, किसका राइट है, जल्दी से बता दें किसका राइट है। अच्छा, अगर मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं पीपी की वैल्यूएशन करने जा रहा हूं, पीपी की वैल्यूएशन करने जा रहा हूं, तो अब मैं कहता हूं एसेट एग्जिस्ट भी करता है, एसेट कंप्लीट भी है, एसेट पे कंपनी का राइट भी है। जब मैं वैल्यूएशन जाऊंगा तो मैं अगेन एसेट का सैंपल कहां से सेलेक्ट करूंगा, फिक्स एसेट रजिस्टर से। लेकिन जो मैं इनवॉइस इस बार देखूंगा तो क्या इस इनवॉइस में ये देखूंगा कि इनवॉइस किसके नाम पे पेश की गई है बच्चों, नहीं बच्चों, वैल्यूएशन के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, वैल्यूएशन के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, अमाउंट को देखना पड़ेगा। तो आपके पास प्यारे बच्चों फिक्स एसेट रजिस्टर में से 4 प्रोसीजर्स तो आपके स्ट्रेट यहां से एग्री कर रहे हैं कि यहां तक बात समझ आती है। ये जो हमारे पास आ रहा है इन्वेंट्री, क्या इन्वेंट्री के लिए भी प्रोसीजर सेम रहेंगे बच्चों, क्या इन्वेंट्री के लिए भी यही होगा, सिर्फ फिक्स एसेट रजिस्टर की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री रजिस्टर आ जाएगा। ऐसा ही है बच्चों, और जाके आप उसको, इस इन्वेंट्री को वेयर हाउस में देख लेंगे। सर यहाँ पे आपने वेयर हाउस में से कुछ सैंपल सेलेक्ट करने होंगे, जाके इन्वेंट्री रजिस्टर में से देख लें कंप्लीटनेस के लिए। उसके बाद राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के लिए क्या इसमें, तो आप इन्वेंट्री रजिस्टर से कुछ सैंपल लें और सप्लायर की इनवॉइस वगैरह जाके देख लें। ऐसा ही है बच्चों, और वैल्यूएशन के लिए भी आप इन्वेंट्री रजिस्टर से लें और सप्लायर की इनवॉइस देखें। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखेंगे बच्चों, अमाउंट, और यहाँ पे आप क्या देखेंगे बच्चों। चले बच्चों, मुबारक हो, इन्वेंट्री भी हो गया भाई हमारा, तो सही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बैलेंस शीट के मैंने 2 आइटम बताएं, अगर मैं आपको P&L के भी आइटम बताऊं तो क्या ये सेम टेक्निक मैं सेल्स, परचेज और एक्सपेंसेस में भी अप्लाई कर सकता हूं। तो सेल्स में मेरे पास पहली असर्शन होती है अकरेंस, दूसरी होती है कंप्लीटनेस, तीसरी होती है मेरे पास एक्यूरेसी, चौथी मेरे पास होती है क्लासिफिकेशन, 5वीं मेरे पास होती है प्यारे बच्चों कौन सी, कट ऑफ। तो वही चीज अगर मैं आपके सामने वापस से लिखूं, ऐसा ही है बच्चों, ऐसा ही है। तो अगर सेल्स अकर्ड हुई है कि नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कहां से सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेल्स रजिस्टर में से सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा, और मुझे क्या देखना पड़ेगा, गुड्स डिलीवरी नोट देखना पड़ेगा। कंप्लीटनेस के लिए मुझे जो सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा वो गुड्स डिलीवरी नोट से करना पड़ेगा, और इंस्पेक्ट, और कहां जाके उसको ट्रेस करना पड़ेगा बच्चों, जल्दी से बता दें, सेल्स रजिस्टर में। एक्यूरेसी के लिए मुझे सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा सेल्स रजिस्टर से, मैं क्या इंस्पेक्ट करूंगा, सेल्स की इनवॉइस देख लूंगा। ऐसा ही है बच्चों। क्लासिफिकेशन के लिए मुझे सेल्स रजिस्टर से सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्लासिफाई सही हुआ ही नहीं हुआ तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, जर्नल वाउचर देखना पड़ेगा और उसमें जर्नल एंट्री देखनी पड़ेगी। कट ऑफ के लिए भी मैं सेम टेक्निक अप्लाई करूंगा, मैं गुड्स डिलीवरी नोट में से कुछ सैंपल सेलेक्ट करूंगा, सही है, गुड्स डिलीवरी नोट में से कुछ सैंपल सेलेक्ट करूंगा। और गुड्स डिलीवरी नोट में से कौन से वाले सैंपल्स होंगे, लास्ट के सैंपल्स होंगे ना, मंथ एंड के आसपास सैंपल्स होंगे ना, ईयर एंड के आसपास वाले सैंपल्स होंगे ना बच्चों, और मैं उसमें से जाके चेक कर लूंगा कि क्या ये सेल्स सही रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई बच्चों। तो सेल्स के सारे प्रोसीजर आपके एक आइजा 500 की टेक्निक से अप्लाई हो रहे हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है? क्या सेम चीज में परचेज में भी अप्लाई कर सकता हूं बच्चों? क्या सेम चीज में एक्सपेंसेस में भी अप्लाई कर सकता हूं? क्लियर हो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे? तो इस टेक्निक को अगर आप थोड़ा सा देखेंगे बच्चों और इस तरीके से आप चीजों को रिवाइज करेंगे तो आपकी तैयारी इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी। एक सवाल आया था, सर लेट कट ऑफ और अर्ली कट ऑफ एक्सप्लेन करते हैं। कोई सब्सटेंटिव में कोई आपका स्पेसिफिक सवाल है तो मुझसे पूछ लें बच्चों। तो मैं आपके साथ सिर्फ अप्रोच डिस्कस कर रहा हूँ कि आप इस अप्रोच से चीजों को रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अच्छा चले, मैं आपको लेट कट ऑफ और अर्ली कट ऑफ एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात को, सही है। देखें, हमारे पास साल में दिन कितने होते हैं? ऐसा ही है, मुझे थोड़ा सा जवाब देते हैं। सही, हमारे पास एक साल में कितने दिन होते हैं मेरे बच्चों? हमारे पास एक साल में दिन होते हैं 365 दिन। मैं थोड़ा सा आपके साथ इस तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ इस चीज़ को कि हमारा कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? अच्छा, ये फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इसका मतलब है ये कंपनी ने एक सेल्स करी है जो कि स्टार्ट हो रही है, ये हमारे पास क्या है, गुड्स डिलीवरी नोट है और इसका पहला नंबर है 001, सही है, और 001 है और इसकी डेट क्या है, इसकी डेट है 1 जनवरी 2024 बच्चों, ऐसा ही है। अच्छा, फिर हमारे पास 002 जो गुड्स डिलीवर्ड हुआ होगा उसकी नॉर्मली डेट क्या होगी, उसकी नॉर्मली डेट 1 जनवरी से पहले नहीं हो सकती, 1 जनवरी के बाद होगी, 2 जनवरी 2024, ऐसा ही है बच्चों। अच्छा, ये चलता रहेगा और 31 दिसंबर आपके पास आ गया, सही है, 31 दिसंबर आपके पास आ गया और 31 दिसंबर को लेट से GDN नंबर है 365 और आपके पास ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर 2024
डन हो गया बच्चों। आप अज्यूम करें कंपनी हर दिन एक सेल्स करती है। अच्छा, अगर कंपनी को सेल्स बढ़ानी हो मेरे बच्चों, अगर कंपनी को सेल्स बढ़ानी है तो कंपनी क्या करेगी? मैनेजमेंट एरिया ऑफ कंट्रोल याद है, एमओसी याद है? मैं थोड़ी देर मैं आपके सामने वापस से एमओसी को पेश कर देता हूँ। एमओसी में अगर आप देखें तो वो लिखा हुआ था, टेक्निक्स फॉर एमओसी में लिखा हुआ था, ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग रिकॉग्निशन इन द एफएस ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन दैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग रिकॉग्निशन। एडवांसिंग का मतलब क्या हो गया? एडवांसिंग का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों? एडवांसिंग का मतलब ये हो गया कि कंपनी को अगर इस साल अपनी सेल्स बढ़ानी है और साल में दिन है 365, तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी आपके पास 366वां जीडीएन, जो कि आपकी डेट क्या होगी? 1 जनवरी, जल्दी से बता दें, 2025। 367 जीडीएन जिसकी डेट क्या होगी? 2 जनवरी 2025। और मैनेजमेंट आपको जो जीडीएन देगी और इस साल की सेल्स रिकॉर्ड करके देगी, वो आपको कौन सी दे देगी? वो आपको यहां तक दे देगी। सही है, वो आपको यहां तक दे देगी बच्चों। आपका रिस्क क्या है? आपका रिस्क है कि सेल्स में से कुछ सेल्स ऐसी हैं जो कि आपके अगले साल से पर्टेन करती है और मैनेजमेंट ने आपको इस साल रिकॉर्ड करके दे दिया। सही है, मुझे बताएं आखिरी जीडीएन नंबर कौन सा आ रहा है? तो इसका मतलब है होना कहां तक चाहिए था बच्चों? जल्दी से बता दें, होना कहां तक चाहिए था? होना कहां तक चाहिए था? 365 तक। मैनेजमेंट ने कट ऑफ की डेट को कहा क्या कर दिया है? पीछे कर दिया है कि आगे कर दिया है? थोड़ा सा लेट कर दिया है, अर्ली कर दिया है, क्या कर दिया है? जल्दी से बता दें बच्चों। आगे कर दिया है ना, कट ऑफ को थोड़ा सा आगे लेके चली गई ना, आगे लेके चल गई, तो इसका मतलब है ये कौन सा कट ऑफ कहलाता है? ये कौन सा कट ऑफ कहलाता है? ये लेट कट ऑफ कहलाता है। जो डेडलाइन है, जो एक आपकी फिनिशिंग लाइन है, उसको मैनेजमेंट ने थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ा के मैनेजमेंट ने कहा कि जी ये हमारे पास इस साल की सेल्स है। एज एन ऑडिटर क्या ये 2 सेल्स रिकॉर्ड होनी चाहिए? तो इसका मतलब है आपने जीडीएन में से सैंपल सेलेक्ट करा, लेकिन जब आपने जीडीएन में से सैंपल सेलेक्ट करा बच्चों, तो आप सैंपल कहां से सेलेक्ट करेंगे? मुझे जल्दी से बता दें। जो आखिरी जीडीएन होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। यस, जो आखिरी जीडीएन होगा उसको सेलेक्ट करूंगा। क्या आखिरी जीडीएन के बाद वाला सेलेक्ट करेंगे? क्या 368 को सेलेक्ट करेंगे? 368 की डेट क्या आ रही होगी? 3 जनवरी 2025। क्या इसको सेलेक्ट करेंगे? सर ये तो हो लाजमी अगले साल का ही होगा। सही है, मेरा रिस्क है लेट कट ऑफ का, तो मैं 367 और 367 से पहले वाली कुछ जीडीएन को सेलेक्ट करूंगा बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है? मैं 367 उससे पहले वाली कुछ जीडीएन को सेलेक्ट करूंगा बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है आपके? अगर इसी तरीके से अर्ली कट ऑफ हो जाएगा, मैनेजमेंट कहती है इस साल के टारगेट्स तो पूरे हो चुके हैं, मैं 360 पे जीडीएन को बुक करती हूं, जो कि 25 दिसंबर 2024 है। सही है, 25। तो मैनेजमेंट को कहां तक रिकॉर्ड करनी चाहिए थी सेल्स? मुझे जल्दी से बता दें, मैनेजमेंट को कहां तक रिकॉर्ड करनी चाहिए थी? मैनेजमेंट ने कहां तक रिकॉर्ड की हुई है बच्चों? क्या मैनेजमेंट ने कट ऑफ को लेट कर दिया है कि अर्ली कर दिया है? क्या मैनेजमेंट ने कट ऑफ को लेट कर दिया है कि अर्ली कर दिया? जल्दी से बता दें, मैनेजमेंट ने कट ऑफ को क्या कर दिया? लेट कर दिया कि अर्ली? सर अर्ली कर दिया। जब अर्ली कर दिया तो अगेन जो आखिरी जीडीएन होगी इसको तो आप सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे। क्या इससे पहले वाली में जाएंगे? क्या 359 उठाएंगे? सर 359 तो 2024 की ही होगी, 25 दिसंबर से पहले की होगी। जब अर्ली कट ऑफ होगा तो आपको कौन सी जीडीएन उठानी होगी? 361 उठाएंगे आप कहेंगे ठीक है आपने यहां तक रिकॉर्ड किया ना, मैं थोड़ी आगे जाके जीडीएन देखता हूं और मैं चेक करता हूं कि वो 2024 से पर्टेन करती है कि 2025 से पर्टेन करती है। कि यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? अच्छा, एक चीज सुन ले बच्चों, जो कि हमारा एक क्विक रिविजन है और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जो मुश्किल और बड़े टॉपिक्स हैं वो सारी की सारी चीजें आपके साथ कवर कर लूं। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सुन लीजिए। सबसे पहले जो हमारे पास स्मार्ट एनर्जाइजर है बच्चों, जो स्मार्ट एनर्जाइजर है जो कि फ्री ऑफ एक्सेस है, अगर आपने उसमें से किसी भी कॉन्सेप्ट को, चाहे आपका सब्सटेंटिव वीक है, चाहे कंट्रोल वीक है, चाहे कोड ऑफ एथिक्स वीक है, तो वो 100% पोर्टल पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप में से आपने कोई भी चीज़ को देखना हो तो आप वहाँ से स्मार्ट एनर्जाइजर से उसको देख सकते हैं। पहला काम तो आप ये कर सकते हैं। सही है। दूसरी चीज़, जितने भी स्मार्ट हैंडआउट्स हैं वो पोर्टल पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे अवेलेबल कर दिए गए, जिससे आपको पेपर में चीज़ों को क्विकली रिवाइज करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें बिल्कुल मार्क कर लें, इसको सुन लें। मैं कोशिश ये करूँगा कि मैक्सिमम चीज़ें आपको रिवीजन सेशन में कवर करा दूं, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि जो हमारे पास 50-60 घंटे का सिलेबस है वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ों को इस तरह डिटेल में जाके हम नहीं कर सकेंगे। सही, तो मैं आपके साथ वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। डन हो गया? और इसमें हाँ, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कैफ के क्वेश्चन के अलावा हमने एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किया हुआ है। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए हैं जिसके अंदर हमारे पास ICAP के सवाल हैं और दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज़ के सवाल हैं, अच्छे बड़े प्रोफेशनल लेवल के सवाल हैं, वो भी आपके पास पोर्टल पे इंक्लूडेड है। अब मेरी बात सुन ले बच्चों, तो सब्सटेंटिव में हमेशा आप याद रखिएगा, सब्सटेंटिव में आपने इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक हो गया जी? अच्छा, अगली चीज़ थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, किस चीज़ के ऊपर आ जाता है। तो ये जो मेरे पास सब्सटेंटिव का हैंडआउट है, जो मेरे पास कंपाइल्ड हैंडआउट है, ये मैं आप लोगों से ग्रुप पे शेयर कर दूंगा।
ताकि इसको आप अगर थोड़ा बहुत घुमाएंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से बन रही हैं, जितने भी नीचे आपको प्रोसेस दिख रहे हैं वो सारे के सारे टेक्निक्स के बेसिस पे सारी की सारी चीज़ें नीचे लिखी गई हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी बच्चों। देखें यार बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिएगा। हमारे पास आइजा 570 गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न में हमेशा याद रखिएगा बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहली चीज़ अगेन इसमें प्लानिंग है, दूसरी चीज़ अगेन मेरे बच्चों इसमें परफॉर्मेंस है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन मेरे पास रिपोर्टिंग है। सही है। अगर मैं प्लानिंग की बात करूं बच्चों, तो प्लानिंग में मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, मतलब अगर पेपर में गोइंग कंसर्न है, सुनिएगा मेरी बात को, अगर पेपर में गोइंग कंसर्न है, अगर सवाल आई कैप में और बाकी प्रोफेशनल बॉडीज में फ़र्क क्या है, आई कैप जब गोइंग कंसर्न का सवाल पूछता है तो क्या गोइंग कंसर्न का वर्ड इंक्लूड होता है इसमें, क्या सवाल की रिक्वायरमेंट में या सवाल में या इस तरह के वर्ड आई कैप यूज नहीं करता, बिकॉज आई कैप ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि बच्चा सवाल पढ़ के दिमाग लगाए और ये समझे कि क्या इसने इवेंट्स और कंडीशन को पिक कर लिया। ठीक है। सेकंड चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जब फ्रॉड का भी सवाल आता है तो आई कैप जो है वो फ्रॉड इतना कैटेगोरिकली मेंशन नहीं करता, वो आपसे करता क्या है, वो सवाल में इंफॉर्मेशन ऐसी देता है कि आप ये पिक कर लें कि इसके अंदर आजा 240 है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें सुनिएगा बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग फेज में अगर मुझे गोइंग कंसर्न के ऊपर काम करना है तो मुझे किस चीज को आइडेंटिफाई करना होगा, मुझे इवेंट्स और कंडीशन। सही है। मुझे जब मैं गोइंग कंसर्न के ऊपर काम कर रहा हूं तो मेरा फोकस किस चीज के ऊपर होगा, प्लानिंग फेज में फोकस किस चीज के ऊपर होगा, जल्दी से बता दे भाई। इवेंट्स और कंडीशन, क्या कोई इवेंट्स और कंडीशन है या नहीं है। तो ये इवेंट्स और कंडीशन जो है ये अगर मुझे मालूम करना होगा तो मैं क्या करूं, जल्दी से बता दे, मैं क्या करूं, मैं इंक्वायरी करूं, किससे इंक्वायरी करूं, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करूं, क्या इंक्वायरी करूं कि क्या कोई इवेंट्स और कंडीशन है जो कि गोइंग कंसर्न को हिट कर रहे हैं, और आपका प्लान क्या है। क्या ये पूछने से कंपनी गोइंग कंसर्न है कि नहीं है, क्या ये हो जाएगा बच्चों, क्या ये हो जाएगा? नहीं सर, इससे क्या होगा, इससे मुझे रिस्क आइडेंटिफाई होगा। जब रिस्क आइडेंटिफाई भी होगा और असेस भी होगा तो फिर अगला मरहला क्या होगा, अगला मरहला होगा कि मैं उसके अगेंस्ट कुछ प्रोसीजर्स को परफॉर्म करूंगा। बच्चों को यहां तक बात समझ आती है। फिर मैं परफॉर्मेंस फेज में दाखिल होकर प्रोसेस परफॉर्म करूंगा और फिर उसके बाद अगला मरहला क्या होगा, मेरी रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस होंगी। बच्चों को यहां तक बात समझ आती है। मैं आपके सामने पूरा हैंड आउट डिस्कस कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। एक चीज समझने की कोशिश करें, आई कैप एग्जाम टेक्निक आप समझ लें। आई कैप जब गोइंग कंसर्न का सवाल बनाएगा तो आपने सवाल में क्या पिक करना है, आपने सवाल में क्या पिक करना है प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। इवेंट्स और कंडीशन। अगर आपने सवाल में इवेंट्स और कंडीशन को पिक कर लिया तो इसका मतलब है आइजा 570 एप्लीकेबल हो चुका है, आइजा 570 एप्लीकेबल हो चुका है। अब आपने सवाल की रिक्वायरमेंट में देखना है कि आई कैप आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर आई कैप आपसे कह रहा है कि इन द अबव सिनेरियो मुझे इवेल्युएट करके दें, तो इसका मतलब है वो इवेंट्स और कंडीशंस की इवेल्युएशन आपसे पूछना चाह रहा है। अगर वो सवाल में कहता है कि मुझे इन द अबव सिनेरियो प्रोसीजर्स बताएं, तो इसका मतलब है कि वो गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर्स आपसे पूछना चाह रहा है। अगर वो सवाल में आपसे कहे कि इन द अबव सिनेरियो मुझे रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन बताएं, तो इसका मतलब है वो आइजा 570 की रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन आपके पास एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं। यहां तक बात समझ आती है हमें? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? और तीनों की ड्राफ्टिंग और तीनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। हमेशा आपने पिक करना होगा कि सवाल आया क्या है। ठीक है, ये मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, मैं आपके सामने अगर एज 570 में आऊं बच्चों, तो अगेन अगर मैं इसको पढ़ाता हूं तो किस तरीके से पढ़ाता हूं, ऑडिट के एलिमेंट्स से। ऐसा ही है, मैंने ऑडिट के एलिमेंट्स आपके सामने रखे। क्या गोइंग कंसर्न के ऊपर भी कोई IFRS है? यस, IFRS है। कौन सा IFRS है? IS1 है प्यारे बच्चों। IS1 क्या कहता है? IS1 कहता है कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी है एटलीस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ। सही है, एटलीस्ट का वर्ड लिखा हुआ है, उसका मतलब 12 में से ज्यादा भी अगर ऑडिटर चाहे तो करवा सकता है। गोइंग कंसर्न है क्या? कंटिन्यू बिजनेस फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। सही है। अगर इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई होते हैं और गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट होता है जिसकी वजह से एक मटीरियल अनसर्टेनिटी होती है, तो IS1 कहता है कि FS तो आप गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाएं, लेकिन उस अनसर्टेनिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दें। PIA के हालात कितने मुश्किल हैं, कितने खराब हैं, लेकिन उसके FS किस बेसिस से बनते हैं? गोइंग कंसर्न बेसिस से बनते हैं, बिकॉज उनकी इंटेंशन लिक्विडेट करने की नहीं है मेरे प्यारे बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है? अगर आप इस स्टैंडर्ड का भी ऑब्जेक्टिव देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence regarding going concern assumption। ये वही ऑब्जेक्टिव है जो हमने कहां पढ़ा था बच्चों, जल्दी से बता दें। ये वही ऑब्जेक्टिव है जो हमने कहां पढ़ा था, जल्दी से बता दें। ये वही ऑब्जेक्टिव है जो हमने कहां पढ़ा था, बस फर्क इतना था कि वहां पे रिलेटेड पार्टी लिखा था, यहां पे गोइंग कंसर्न लिखा हुआ है। सही है, ऐसा ही है। ये वही ऑब्जेक्टिव है जो हमने कहां पढ़ा था, आइजा 240 फ्रॉड में पढ़ा, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट रिगार्डिंग फ्रॉड। सही है।
और तीनों का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, चाहे गोइंग कंसर्न हो, चाहे फ्रॉड हो, चाहे आपके पास रिलेटेड पार्टी हो, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। सबसे पहले प्लानिंग फेज, लेकिन यहां पे प्लानिंग फेज में आपने रिलेटेड पार्टी को मालूम नहीं करना है। यहां पे प्लानिंग फेज में आपने मैनेजमेंट से फ्रॉड की इंक्वायरीज नहीं करनी है। यहां पे आपने किन चीजों को कंसीडर करना है मेरे बच्चों, जल्दी से बता दें। यहां पे आपने किन चीजों को कंसीडर करना है, जल्दी से बता दें बच्चों। इवेंट्स और कंडीशन क्या होती है, हर वो चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जितने भी इवेंट्स और कंडीशन लिखे हुए हैं ये आइजा से लिखे गए हैं, ये आइजा से लिखे गए और आपके स्टोरी टैक्स से लिखे गए, जितने भी है, ठीक है। लेकिन आईकैप जब आपसे पेपर पूछेगा तो इनमें से इसके अलावा ही कोई होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि इवेंट्स और कंडीशन हर वो चीज होंगी जो कि कंपनी के कैश फ्लोज को, प्रॉफिटेबिलिटी को या ऑपरेशंस को एडवर्सली अफेक्ट करे। क्या यहां पे आपको कहीं कोविड-19 दिख रहा है? क्या इससे बड़ा हमने कोई गोइंग कंसर्न आज तक देखा? क्या यहां पे आपको रशिया यूक्रेन वॉर दिख रही है? लेकिन क्या वो इवेंट्स और कंडीशन नहीं है? वो बिल्कुल इवेंट्स और कंडीशन है। क्या यहां पे आपने 9 मई देखा? क्या यहां पे 9 मई लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसकी वजह से भी एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, सही है, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ। क्या यहां तक बात समझ आ रही? क्या यहां पे आपने 9/11 देखा? क्या यहां पे आपने पैलेस्टाइन इसराइल देखा? ये सारी हमेशा हर वो चीज जो कि कंपनी के कैश फ्लोज को, ऑपरेशन जो अभी यूके में चल रहा है, क्या आपने ये चीजें देखी? क्या लिखा हुआ आ रहा है? नहीं लिखा हुआ आ रहा, सही है। लेकिन हर वो चीज जो कि आपके ऑपरेशन को या कैश फ्लोज को या प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करेगी प्यारे बच्चों, वो आपके पास कहलाएगा इवेंट्स और कंडीशन, सही है। जब इवेंट्स और कंडीशन ट्रिगर कर जाएगी तो इसका मतलब है गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो चुका है। गोइंग कंसर्न पे डाउट, जब गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो चुका है तो ऊंट इधर आके बैठेगा कि इधर आके बैठेगा। क्या मतलब कि क्या गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है या गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट नहीं है। इसके लिए आपने कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे, सही है। मैनेजमेंट से गोइंग कंसर्न की असेसमेंट लेनी होगी, कैश फ्लोज एंड पीएनएल फोरकास्ट लेना पड़ेगा, सब्सिक्वेंट इंटरिम एफएस लेने पड़ेंगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर, लीगल काउंसिल्स इंक्वायरी और बोरिंग फैसिलिटीज। ये आइजा ने आपको जनरल प्रोसीजर्स बताएं प्यारे बच्चों, सही है। एक बात याद रखिएगा, अगर सवाल में बैंक का मसला नहीं है या लॉयर का मसला नहीं है तो ये वाला प्रोसीजर नहीं लिखना। समझ आ रही है बात? अगर सवाल में फॉर एग्जांपल लीगल का मसला ही नहीं है या लॉयर का मसला ही नहीं है या लिटिगेशन का मसला नहीं है तो आपने इन प्रोसीजर्स को नहीं लिखना है। ये जो आपके पास प्रोसीजर्स हैं ये लाजमी प्रोसीजर्स हैं, ये जर्नल प्रोसीजर हैं जो कि हमेशा रेलिवेंट होंगे। क्या आप मैनेजमेंट से कहेंगे कि जी आप मुझे गोइंग कंसर्न की असेसमेंट दें, सही है, एटलीस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। आप मैनेजमेंट से कहेंगे कि जी आप मुझे कैश फ्लोज एंड पीएनएल फोरकास्ट दें। बच्चों कैश फ्लोज एंड पीएनएल, जल्दी से बता दें मेरे बच्चों, कैश फ्लोज एंड पीएनएल फोरकास्ट क्यों लेंगे आप? बिकॉज गोइंग कंसर्न हिट ही किस चीज को कर रहा है? कैश फ्लोज को कर रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी को कर रहा है, सही है। जब वो हिट ही कैश फ्लोज और प्रॉफिटेबिलिटी को कर रहा है तो आप मैनेजमेंट से वो ऑब्टेन करेंगे। मैनेजमेंट कह रही है अगले साल मेरा प्रॉफिट 100 रुपए का होगा। बच्चों 3 महीने गुजर चुके हैं तो सब्सिक्वेंट इंटरिम एफएस ले लेंगे आप ताकि प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स को एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर कर लें। और गोइंग कंसर्न लाजमी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी डिस्कस किया गया होगा तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख लेंगे। बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? और ये हमारे पास आखिरी चीज़ है। क्या चीज़ है हमारे पास? ये हमारे पास गोइंग कंसर्न की एक रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे वापस से रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से अराइज होता है, सही है। ये हमारे पास कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से अराइज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इवेंट्स और कंडीशन हिट होते हैं तो IS1 क्या कहता है? IS1 कहता है कि मैनेजमेंट ने क्या करना है? मैनेजमेंट ने क्या करना है? गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी है। या तो मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करेगी या मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट नहीं करेगी। अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करती है प्यारे बच्चों तो फिर अगला सवाल ये है कि क्या गोइंग कंसर्न की बेसिस एप्रोप्रिएट है? ऐसा ही है बच्चों, या तो गोइंग कंसर्न की बेसिस एप्रोप्रिएट होगी या गोइंग कंसर्न की बेसिस एप्रोप्रिएट नहीं होगी। अगर गोइंग कंसर्न की बेसिस एप्रोप्रिएट है तो फिर अगली चीज ये देखनी है कि क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, सही है। या तो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती होगी प्यारे बच्चों या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती होगी। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो यहां पे आपको IS1 कहता है कि दोज अनसर्टेनिटीज शैल बी एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या यहां तक बात समझ आती है? दोज अनसर्टेनिटीज शैल बी एडिक्वेटली डिस्क्लोज। सवाल यह है कि क्या मैनेजमेंट ने इसको डिस्क्लोज किया हुआ है या मैनेजमेंट ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया हुआ। अगर मैनेजमेंट ने इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया हुआ है प्यारे बच्चों तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने कि नहीं बने? जल्दी से बता दें, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने? यस तो आप कौन सी ओपिनियन देंगे? आप अनमॉडिफाइड देंगे, लेकिन इस मैटर के ऊपर क्या देंगे? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का सेक्शन। बच्चों अगर एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया गया तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने? बच्चों क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने? नहीं सर, तो ये क्या कहलाती है? मिस स्टेटमेंट कहलाती है। ये मिस स्टेटमेंट है तो इसके इंपैक्ट को मैं देखूंगा, मटेरियल है तो क्वालिफाइड,
मटेरियल प्लस परवेजिव है तो हमारे पास एडवर्स ओपिनियन आ जाएगा बच्चों, सही है। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन मार्क रख रहा हूं, सही है। अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट नहीं करती बच्चों तो ये क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, जल्दी से बता दें। स्कोप लिमिटेशन, अगर इसका इंपैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेजिव है तो डिस्क्लेमर। अगर गोइंग कंसर्न की बेसिस अप्रोप्रिएट नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनने चाहिए प्यारे बच्चों, ऑल्टरनेटिव बेसिस पे बनने चाहिए, सही है। और एडिक्वेट डिस्क्लोजर देना चाहिए। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? तो ये अगर आप समरी देखें तो ये जो रिपोर्टिंग हमने पढ़ी थी, क्या ऑडिट प्रोसीजर आप परफॉर्म कर सके, यस परफॉर्म कर सका, नहीं परफॉर्म नहीं कर सका, नहीं कर सके तो क्या मतलब नहीं कर सका, मैनेजमेंट मुझे गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करके नहीं दे रही प्यारे बच्चों, ये वही चीज वहां पे कॉपी हो गई, ठीक है। हाँ मैंने करा और मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो IFRS के हिसाब से मतलब गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है और मैनेजमेंट ने उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज भी कर दिया है। मैं अनमोडिफाइड ओपिनियन दूंगा, नहीं मैनेजमेंट ने उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं करा, ठीक है। मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस। तो हमारी पहली क्लास से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से सारी चीजें लिंक्ड हो रही है बच्चों के, यहां तक बात समझ आती है। मैं अच्छा इसमें प्रोसीजर्स को स्पेसिफिक लिखने का तरीका बता दें, मैं अभी बता देता हूं आपको बच्चों। इसको एक चीज हमेशा याद रखिएगा बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सुन लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सुन लें। प्लांट में आग लग गई, क्या ये इवेंट और कंडीशन है बच्चों? प्लांट में आग लग गई, क्या ये इवेंट और कंडीशन है? अच्छा जी इवेंट और कंडीशन है। अच्छा सर आपने कहा ये इवेंट और कंडीशन है, हाँ जी। अच्छा ये सुनिएगा बच्चों, मैनेजमेंट के पास 10 प्लांट हैं, 10 प्लांट में से एक प्लांट पे आग लग गई है, क्या अब ये इवेंट और कंडीशन है? अब ये इवेंट और कंडीशन नहीं है, सुनिएगा मेरी बात को। चलिए मैं इस वाली लाइन को हटा देता हूँ, मैं इस वाली लाइन को हटा देता हूँ बच्चों, सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्लांट है और प्लांट में एक ही प्लांट है भाई, एक ही प्लांट और एक प्लांट में आग लग गई। अच्छा क्या ये इवेंट और कंडीशन है? हाँ भाई ये इवेंट और कंडीशन है। जब ये इवेंट और कंडीशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, ऐसा ही है भाई। तो आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। जो ऑडिट प्रोसीजर्स थे वो क्या थे भाई, वो ये प्रोसीजर्स थे, वो ये। क्या आप मैनेजमेंट से गोइंग कंसर्न की असेसमेंट लेंगे, हाँ या ना? क्या आप कैश फ्लोज एंड पीनल फोरकास्ट लेंगे, हाँ या ना? क्या आप सब्सिक्वेंट इंटरिम एफएस लेंगे, हाँ या ना? क्या आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे, हाँ या ना? क्या आप लीगल काउंसिल से इंक्वायरी करेंगे, लीगल काउंसिल कोई लॉ का मसला चल रहा है? क्या आप बोरिंग फैसिलिटीज वगैरह ऑब्टेन करेंगे? नहीं सर फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा सुनिएगा मेरी बात को, सुनिएगा। अच्छा सर आग लग गई तो आपने वो 4 ऑडिट प्रोसीजर लिख दिए, सही है। आपने वो 4 ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर दिए। ये 4 कौन से प्रोसीजर्स हैं? ये 4 हैं जनरल प्रोसीजर्स। सवाल में लिखा हुआ है कि प्लांट में आग लग गई, प्लांट में आग लग गई, और जब प्लांट में आग लग गई तो कंपनी जो है वो किसके पास भागी, इंश्योरेंस के पास भागी, और इंश्योरेंस से कहा और इंश्योरेंस क्लेम कर लिया। तो कंपनी कह रही है कि चूंकि मुझे पैसा मिल जाएगा, जब मुझे पैसा मिल जाएगा तो फिर मैं सप्लायर से वापस से नया प्लांट मंगाऊंगी और उसके बाद अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू करूंगी। मुझे सवाल में ये लिखा हुआ है मेरे बच्चों, सवाल में ये लिखा हुआ है, क्या मुझे यहाँ पे इंश्योरेंस एग्रीमेंट देखने की जरूरत है? क्या करस्पॉन्डेंस फाइल विद इंश्योरर देखने की जरूरत है? क्या मुझे करस्पॉन्डेंस फाइल सप्लायर के साथ देखने की जरूरत है? ये मेरे पास क्या कहलाएंगे बच्चों, ये मेरे पास क्या कहलाएंगे, स्पेसिफिक प्रोसीजर। मेरी बात सुन लें, क्या इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा नहीं मिलेगा? क्या कहते हो सर इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? बच्चों इंश्योरेंस से पैसा मिले, कंपनी की इंटेंशन क्या है ये बता दो, जल्दी से बता दो, कंपनी की इंटेंशन क्या है मेरे बच्चों? कंपनी बंद करना चाह रही है अपनी कंपनी? नहीं, तो इसका मतलब है गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है। लेकिन पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों, ये क्या कहलाता है बच्चों? ये जो आप कह रहे हैं ना, पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्लांट लगेगा कि नहीं लगेगा, कस्टमर वापस से ऑर्डर देंगे कि नहीं देंगे बच्चों, ये क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। डन हो गया प्यारे बच्चों? तो हमेशा याद रखेगा जब भी सवाल में सिनेरियो आएगा तो सिनेरियो को आपने इस तरीके से करना है। तो ये हमारे पास एक चीज हो गई। दूसरी चीज हमारे पास हो गई इवेंट्स और कंडीशन। आईकेप आपसे गोइंग कंसर्न के ऊपर रिस्क भी पूछ सकता है, सही सवाल होगा और सवाल के अंदर ये चीज़ लिखी हुई आ रही होगी ऑडिट रिस्क। तो हमेशा याद रखिएगा जब आपने ऑडिट रिस्क की ड्राफ्टिंग करनी है तो आपने हमेशा ये कहना है कि सवाल में आपको क्या दिया हुआ होगा, कोई ना कोई इवेंट्स और कंडीशन दिया हुआ होगा। उस इवेंट्स और कंडीशन को पकड़ के आपने कहना है कि इस ये गोइंग कंसर्न है, क्यों है? बिकॉज इसकी वजह से कैश फ्लोज, ऑपरेशंस या प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो सकती है। और फिर अगला स्टेप अगर आप चाहें तो बता सकते हैं कि कैसे हिट हो सकती है। क्या यहाँ तक क्लियर है प्लीज? तो अगर मैं आपके साथ एक चीज़ में अगर आपको दिखा दूं तो ये अगर आप देखें बच्चों, तो अगर आप स्मार्ट हैंडआउट को रेफर करेंगे तो गोइंग कंसर्न के जितने भी सवाल हैं, फाइनल के, कैफ के, दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज़ के, तो इन सारी चीज़ों को आप काइंडली कंसिडर कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल
इवेंट्स और कंडीशन की ड्राफ्टिंग करनी है तो ड्राफ्टिंग का तरीका ये है कि सवाल से आपने इवेंट्स और कंडीशन कॉपी करना है। अगली चीज़ आपने बतानी है कि वो हिट किसको करेगा, ऑपरेशंस को, प्रॉफिटेबिलिटी को, कैश फ्लो को, और फिर अगली चीज़ आपने उसके ऊपर उसके इम्पैक्ट को बताना है कि किस तरीके से उस चीज़ को इम्पैक्ट करेगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जनरल प्रोसीजर्स हमारे पास हैंडआउट में क्या है, मैंने वो यूज़ कर लिए, और कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स मैंने यूज़ कर लिए। तो स्पेसिफिक प्रोसीजर को कैसे यूज़ करना होता है आईकैप के पेपर में, उन चीज़ों को। तीसरी चीज़ है हमारे पास मटीरियल सेटिंग, हम ड्राफ्ट कैसे करते हैं। सही, हम ड्राफ्ट कैसे करते हैं। 4 रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। पहली रिक्वायरमेंट रेफर टू डिस्क्लोजर, दूसरी रिक्वायरमेंट इवेंट्स और कंडीशन, तीसरी रिक्वायरमेंट मटीरियल सेटिंग एग्जिस्ट करती है, और चौथी रिक्वायरमेंट हमारी ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। क्लियर है। और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वगैरह हैं, कुछ अच्छे मजीद क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हमने सारी ड्राफ्टिंग करी हुई है। अगेन इसको इसी तरीके से लिखे थे कौन से प्रोसीजर आइजा में मेंशन है और कौन से हमें स्पेसिफिक प्रोसीजर बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस लिखने होंगे। तो अगर आप इन हैंडआउट्स को एक बार गो थ्रू भी कर लेंगे पेपर से पहले तो आपको थोड़ा सा प्यारे बच्चों आइडिया हो जाएगा। डन है। तो यार इसको काइंडली रेफर कर लेना बिकॉज ये बहुत मेहनत से है ना आप लोगों के लिए बनाई गई ये चीज़ें। चलें जी, एक चीज़ सुन लें मेरी बच्चों, इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हमारे पास एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के स्टैंडर्ड में 3 चीज़ें। क्या प्लानिंग है बच्चों, ये सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है। सही है। क्या प्लानिंग है? यस प्लानिंग है बच्चों। तो सर प्लानिंग हमारे पास क्या है कि मैंने कन्फर्मेशन को डिज़ाइन करना होता है। क्या इसमें परफॉर्मेंस फेज़ है? सर इसमें तो ये सारा का सारा परफॉर्मेंस फेज़ ही है। और क्या इसके अंदर रिपोर्टिंग फेज़ है? यस सर इसके अंदर रिपोर्टिंग फेज़ भी है। ठीक है, मेरी बात सुन लीजिएगा। आइजा 505 को अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहली चीज़ आपके पास ये जो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का प्रोसीजर आ रहा है, जो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का प्रोसीजर आ रहा है प्यारे बच्चों, ये क्या कहलाएगा? ये आपके पास क्या कहलाएगा? जल्दी से बता दें। ये आपके पास क्या कहलाएगा? ये प्लानिंग कहलाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाएगा? ये आपके पास स्ट्रेटेजी कहलाएगा। कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन सामने वाले से कंफर्म करवानी है। सही है। आपने सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट, आपने नॉलेजेबल बंदे से कंफर्मेशन लेनी है। आपने सिल्क बैंक में तो कंफर्मेशन भेज दी, लेकिन वहां के एचआर से आप पूछ रहे हैं कि बताएं जी बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है। सही है। आपने जो एड्रेस हो वो सही होना चाहिए और फॉलोअप आपने करना चाहिए। ये हमारे पास प्लानिंग से रिलेटेड चीजें हैं, ये हमारे पास स्ट्रेटेजी से रिलेटेड चीजें हैं। वंस इट इज डन प्यारे बच्चों, आप कंफर्मेशन सेंड करेंगे। या तो मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन सेंड करने देगी या मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन सेंड करने नहीं देगी। सुनिएगा मेरी बात को। अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन सेंड करने देती है तो आपने एक्सेप्ट नहीं करना है। आपने ये देखना है कि क्या कंफर्मेशन आपको रिसीव्ड हो गई है। अगर रिसीव्ड हो गई है तो आपने मुंशियों की तरह बैलेंस को मैच नहीं करना है। आपने क्या देखना है बच्चों, जल्दी से बताते हैं। आपने क्या देखना है कि क्या वो कंफर्मेशन रिलायबल है भी या नहीं। ऐसा ही है बच्चों। अगर वो कंफर्मेशन रिलायबल है, अगर वो कंफर्मेशन रिलायबल नहीं है तो क्यों रिलायबल नहीं होगी? वो आपको ऑडिटर को इनडायरेक्टली मिली होगी। क्या मतलब इनडायरेक्टली मिली होगी भाई? क्या मतलब इनडायरेक्टली मिली होगी? मैनेजमेंट के पास आई होगी, मैनेजमेंट ने आपको दी होगी, या आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी से नहीं आई, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली आई है जिसमें प्रूफ ऑफ ओरिजिन और अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा होगा तो भाई कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मुझे डायरेक्टली कंफर्मेशन भेजो। अगर आपको ये डाउट्स हो रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं काउंटर पार्टी को। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल्स वगैरह में आए तो आप ये इंक्रिप्शन और ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। सही है। अगर रिलायबल है तो फिर अगली चीज आपने मैच करनी है। जब आप मैच करेंगे तो एक्सेप्शन का मतलब है कि आज डिफरेंस है कि नहीं है, या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस नहीं होगा। अगर डिफरेंस नहीं है प्यारे बच्चों तो मजीद कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज थर्ड पार्टी डायरेक्टली रिटर्न फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म में आपको कंफर्म कर चुकी है और वो रिलायबल है। सही है। अगर कंफर्मेशन वो आपको एक्सेप्शन में कहती है, अगर एक्सेप्शन आ जाता है मतलब डिफरेंसेस आ जाते हैं तो इसका मतलब है मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी हो सकती है, पोटेंशियल मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी हो सकती है, इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड भी हो सकता है, कंट्रोल में डेफिशिएंसी भी हो सकती है, और कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है। क्या मतलब टाइमिंग डिफरेंस का बच्चों? उसने 31 दिसंबर को चेक इशू कर दिया, मुझे 2 जनवरी को चेक रिसीव्ड हुआ है। सही है। अच्छा एक चीज सुन लें, 5 मिनट मुझे और दें। अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं देती, पहला प्रोसीजर क्या है प्यारे बच्चों? आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करते हो। ठीक है, ऐसा ही है। उसके बाद रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट अपना रिवाइज करते हो, मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करते हो और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की कोशिश करते हो। सही है। अगर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से भी आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये स्कोप लिमिटेशन कहलाएगा। इंपैक्ट मटेरियल एंड परवेजिव है तो डिस्क्लेमर देंगे, मटेरियल एंड परवेजिव है तो क्वालिफाइड देंगे। ये आइजा 505 का हैंडआउट थोड़ा सा गौर से देखें प्यारे बच्चों। इस हैंडआउट को अगर हम गौर से देखेंगे तो इसमें सबसे खास बात यह है, ये जो डाउट्स ओवर द रिलायबिलिटी आ रहा है, ये सुन लें बच्चों, 2 मिनट सुन लें, फिर एक दो जबरदस्त चीज करवा रहा हूँ। ये जो डाउट्स ओवर द रिलायबिलिटी आ रहा है बच्चों, ये कहां से कॉपी हो रहा है? रिलायबिलिटी डाउट कब होगा? जब थर्ड पार्टी से नहीं आएगा। रिलायबिलिटी डाउट कब होगा? जब आपको डायरेक्टली रिसीव नहीं होगा, जब आपको ओरिजिनल फॉर्म में रिसीव नहीं होगा, जब आपको रिटर्न फॉर्म में रिसीव नहीं होगा। क्या यहां तक बात समझ आ रही है भाई? तो ये चीजें कहां से कॉपी हो रही है? 500 से कॉपी हो रही है। ठीक है।
अच्छा, ये मुझे बताएं, इसी का ऑपोजिट मेरा ऑडिट प्रोसीजर है भाई। अगर इनडायरेक्टली आया है तो फिर आपको डायरेक्ट आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे मुझे डायरेक्ट चाहिए, ठीक हो गया? क्यों? ताकि रिलायबल हो जाए। अच्छा, अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं देती है बच्चों, तो आप क्या करेंगे? इंक्वायर क्यों करेंगे? ये कहां से आ रहा है? याद आ रहा है बच्चों याद आ रहा है? मैनेजमेंट आपको कहेगी मैं कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रही, आप ये कहोगे ओके नो प्रॉब्लम, ऐसा कहोगे आप क्या मेंटेन करोगे? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करोगे। तो क्या प्रोफेशनल क्या होता है? क्वेश्चनिंग माइंड। क्वेश्चनिंग माइंड कैसे करोगे? इंक्वायर एज टू द मैनेजमेंट रीजन फॉर द रिफ्यूजल एंड सीक ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। सही है। उसके बाद आपको एक न्यू आप 505 में बच्चों 505 कौन से फेज का है? जल्दी से बता दो 505 कौन से फेज का स्टैंडर्ड है? जल्दी से बता दें 505 कौन से फेज का स्टैंडर्ड है? लेकिन परफॉर्मेंस फेज में बच्चों क्या आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिली कि मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रही? क्या न्यू इन्फॉर्मेशन मिली? तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? जल्दी से बता दें मुझे क्या करना पड़ेगा? जल्दी से बता दें मुझे क्या करना? 315 के हिसाब से अपने रिस्क असेसमेंट को क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट मजीद ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे बच्चों। तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये आइजा 200 और 315 से मिला जुला के बन रही है। इसके बाद अगर मैनेजमेंट अगर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं होता प्यारे बच्चों, तो ये क्या कहलाएगी? ये स्कोप लिमिटेशन कहलाएगी। ये हमारे पास चीजें कहां से कॉपी हो रही है? ये हमारे पास चीजें आइजा 705 से कॉपी हो रही है। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? अब एक चीज मेरी सुन लोगे बच्चों, अगर आप मुझसे एक चीज सुन लेंगे तो आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा इसमें। ए, कस्टमर का नाम है ए, जीएल, कंफर्मेशन। कस्टमर नेम, जीएल और कंफर्मेशन, ऐसा ही है भाई। अच्छा, मेरी बात सुनिएगा। कस्टमर ए कह रहे हैं कि जीएल में बैलेंस कितना है? 100 रुपए का। जो कंफर्मेशन मिली मुझे उसमें बैलेंस लिखा हुआ आ रहा है 80 का। मेरे बच्चों एक्सेप्शन कितने की आ गई? मुझे बताएं, एक्सेप्शन है कितने की है? 20 रुपए की। सुन लिया मेरे बच्चों, सही है। अच्छा, अगली चीज, मेरे पास कस्टमर का नाम है बी, जीएल में बैलेंस आ रहा है 100 रुपए का, कंफर्मेशन में बैलेंस आ रहा है वी आर नॉट कस्टमर, ठीक है? तो इसका मतलब एक्सेप्शन पूरी की पूरी 100 हो गई। वो कह रहा है भाई मैं तो कस्टमर हुई नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूं आपकी कंपनी को। तीसरा जो है सी, वो आपसे कह रहा है 100 रुपये और कंफर्मेशन में लिखा हुआ आ रहा है 100 रुपये, लेकिन वो आगे कह रहा है कि मैं एज अ कंपनी क्या हो चुकी हूँ? बैंक करप्ट हो चुकी हूँ, ठीक है? ये तीन चीज़ें आ रही हैं। तो एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो कंफर्म कर रहा है। स्टील मिल को अगर आप कंफर्मेशन भेजें तो वो बड़ा चौड़े से कहता है कि हाँ जी मुझे एसएसजीसी को 40-50 अरब रुपए देना है, लेकिन औकात नहीं है देने की। सही है, तो कंफर्म तो पूरा बैलेंस करता है लेकिन देता नहीं है, ठीक है? अच्छा, इन चीज़ को अगर आप गौर से देखें तो अब हमारे पास मसला प्यारे बच्चों सिर्फ ये आ जाता है कि यहाँ पे आपके पास 100 रुपये, 80 रुपये एक्सेप्शन आ रही है 20 रुपये की। एक्सेप्शन क्यों आ रही है 20 रुपये की? मैनेजमेंट ने कहा ईयर एंड है 31 दिसंबर और मैनेजमेंट ने कहा कस्टमर ए ने जो हमें चेक इशू करा है वो 31 दिसंबर को इशू करा है और चूंकि हमें रिसीव कब हुआ है? 2 जनवरी को रिसीव हुआ है प्यारे बच्चों, सही है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप मैनेजमेंट से रिकंसिलिएशन ऑब्टेन करेंगे और जो रिकंसाइलिंग आइटम है इसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर से मिला जुला के सवाल आ रहा है बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? आप मैं कहूँगा कि ठीक है, मुझे चेक दिखाना और चेक की डेट जो होनी चाहिए ना वो 31 दिसंबर से पहले की होनी चाहिए, सही है? तभी तो आपके पास। और मुझे अगली चीज ये दिखाओ कि जिसके क्लियरेंस है ना वो ईयर एंड के बाद होनी चाहिए। बच्चों ये बात समझ आती है? यहाँ पे वो कहता है हम कस्टमर नहीं है। यहाँ पे वो कहते हैं जब कस्टमर नहीं है तो इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या अप्लाई हो सकता है? जल्दी से बता दें यहाँ पे क्या अप्लाई हो सकता है? यहाँ पे आइजा 240 फ्रॉड अप्लाई हो सकता है, सही? अच्छा, वो कह रहा है यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या अप्लाई हो सकता है प्यारे बच्चों? अगर ये मेजर कस्टमर है और ये बंद हो गया, अगर ये बैंकक्रप्ट हो गया तो मैं भी बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा। आप यूं सोचना कल को अमेरिका बैंकक्रप्ट हो जाए तो हमें खुशी होगी, अफसोस होगा? क्लियर है भाई हम सारे यहाँ पे? तो अगर फॉर एग्जांपल यही बैंक करप्ट हो गया तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे क्या इंप्लीकेशन आ सकती है? आइजा 570 गोइंग कंसर्न की इंप्लीकेशन आ सकती है, सही है? तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, ये जो आइजा 505 है आपके पास, आइजा 505 जो है ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर से भी मिला के आ सकता है, ये सब्सिक्वेंट इवेंट से भी मिला के आ सकता है, ये फ्रॉड से भी मिला के आ सकता है और ये आपका गोइंग कंसर्न से भी मिला के आ सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब जब यहाँ पे आपने पिक कर लिया कि आइजा 240 है तो मुझे क्या कहते हैं, एक साहब जो हैं इन्होंने हसन नबील साहब हैं, वो कह रहे हैं सर आइजा 240 में क्या होगा? बच्चों क्या ये मिस स्टेटमेंट है? मेरे बच्चों क्या ये मिस स्टेटमेंट है? जब ये मिस स्टेटमेंट है तो मुझे एक बात बताएं, और आप परफॉर्मेंस फेज में हैं और परफॉर्मेंस फेज में क्या कंफर्मेशन आप भेज चुके हैं? तो क्या आप बैठ के ये वाला प्रोसीजर लिखेंगे पेपर में? क्या आप पेपर में ये लिखेंगे सर ये तो हो गया होगा?
सही है। अच्छा, तो क्या ये लिखेंगे सर ये करा है तभी तो कंफर्मेशन भेजी है सर? अच्छा, क्या ये मिस स्टेटमेंट है सर? क्या ये इंडिकेट कर रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को? यस सर इंडिकेट कर रहा है। सामने वाला कह रहा है मैं कस्टमर ही नहीं हूं उसका भाई, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे एज ए 240 टॉपिक होगी, एज ए 240 के मुझे ये प्रोसीजर्स मेंशन करने पड़ेंगे। और जब आप ये प्रोसीजर मेंशन करेंगे तो परेशान ना हो, इन प्रोसीजर्स के अंदर प्लानिंग और परफॉर्मेंस दोनों कवर्ड है। सही है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है ICAP के कोड ऑफ एथिक्स। सही है। अगर आप मुझसे एक बार इसका स्ट्रक्चर समझ लेंगे, एक चीज अगर आप मुझसे समझ लेंगे, इसका स्ट्रक्चर समझ लेंगे, तो आप यकीन करें आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कोड ऑफ एथिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखिएगा कोड ऑफ एथिक्स में कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप। सही है। सबसे पहली चीज है इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप, दूसरी चीज हमारे पास जो है सर्विसेज, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास है वो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं पेपर के लिहाज से डिस्कस करूं, कैफ के लिहाज से डिस्कस करूं, तो हमारे पास जो आप यूं समझ लें कि 80% जो पेपर आता है वो इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप से आता है। ठीक है। 10% आप कह लें सर्विसेज से आता है और 10% कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से आता है। लेकिन मसले की बात यह है कि किसी अटेम्प्ट में अगर एग्जामिनर आपसे सर्विसेज पूछ ले तो वो 10-15 नंबर का पूछता है, किसी अटेम्प्ट में अगर वो आपसे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से रिलेटेड कोई सवाल पूछ ले तो वो 10 से 15 मार्क्स का पूछता है। ठीक है। तो हमने कवर तीनों चीज़ों को करनी है। तभी अगर आप एक चीज़ देख लें यहाँ पे, अगर मैं एक अच्छी चीज़ आपको बता दूँ यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स है इसका एक समराइज हैंड आउट है जिसके अंदर मैंने जितने भी सिनेरियोज हैं, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हों, चाहे वो आपके पास सर्विसेज के हों, उन सब के थ्रेड सेफगार्ड यहाँ पे बड़ा स्ट्रक्चर और फ्लो चार्ट वे में आपके लिए कवर कर दिया गया है। ठीक है। तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास पोर्टल का एक्सेस है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को रेफर कर सकते हैं। तो आपको हार्डली 1 से 1.5 घंटा लगेगा और ओवरऑल कोड ऑफ एथिक्स का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, जो कि मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप में हमारे पास नॉर्मली कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? हमारे पास आता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट, हमारे पास आता है लोन्स एंड गारंटी, हमारे पास आता है फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, हमारे पास आता है बिजनेस रिलेशनशिप, हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट के बेतहाशा सेक्शन। सही है। हमारे पास आता है रिसेंट सर्विस विद क्लाइंट। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? ये बात आपके समझ आती है? अच्छा, अगर ये बात आपके समझ आती है तो इनमें सबसे बड़ा जो मसला है बच्चों, इनमें जो सबसे बड़ा मसला है इन सिनेरियोज में, जो सबसे बड़ा इशू आप कह सकते हैं वो ये है कि इन सिनेरियोज का सबसे बड़ा इशू ये है कि इसके अंदर जो सेक्शंस हैं ये अप्लाई होते हैं ऑडिट फर्म में, ये ऑडिट फर्म के ऊपर भी अप्लाई होंगे। क्या मतलब? क्या डेलॉइट अपने ऑडिट क्लाइंट के शेयर्स एक्वायर कर सकती है? क्या डेलॉइट अपने ऑडिट क्लाइंट से लोन्स एंड गारंटी ऑब्टेन कर सकती है? क्या डेलॉइट अपने ऑडिट क्लाइंट के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप कर सकती है? नहीं। अच्छा, ये जो सेक्शन अप्लाई होते हैं ये इंगेजमेंट टीम के ऊपर भी अप्लाई होता है। क्या मतलब? क्या मतलब कि जी जो बंदा, क्या एंगेजमेंट टीम अपने ऑडिट क्लाइंट का शेयर्स एक्वायर कर सकती है? क्या एंगेजमेंट टीम लोन्स एंड गारंटी ऑब्टेन कर सकती है? क्या एंगेजमेंट टीम बिजनेस रिलेशनशिप कर सकती है? क्या एंगेजमेंट टीम का कोई फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप है तो एंगेजमेंट टीम के ऊपर अप्लाई होता है। और एंगेजमेंट टीम के साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ अप्लाई हो जाती है, इमीडिएट फैमिली मेंबर भी और क्लोज फैमिली मेंबर भी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? इस वाले सिनेरियो में जो सबसे बड़ा मसला बच्चों को पेश आता है वो ये आता है कि इसके अंदर जो आप सुनिएगा, जो सिनेरियो है ना, जो सिनेरियो है वो एक है। कौन सा है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। लेकिन फाइनेंशियल इंटरेस्ट के अंदर जो सब सिनेरियोज है ना वो बहुत ज्यादा है। मतलब वो आपसे ऑडिट फर्म का भी डिस्कस करेगा, वो आपसे एंगेजमेंट टीम का भी डिस्कस करेगा, वो इमीडिएट फैमिली मेंबर का भी डिस्कस करेगा और वो क्लोज फैमिली मेंबर का भी डिस्कस करेगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, अब थोड़ा समझने की कोशिश ये करिएगा कि जो क्लोज फैमिली मेंबर है, ये जो क्लोज फैमिली मेंबर है, ICAP के कोड ऑफ एथिक्स में कुछ जगहों पे क्लोज फैमिली मेंबर को किसी स्पेसिफिक सिनेरियो में डिस्कस नहीं किया गया है। फॉर एग्जांपल लोन्स एंड गारंटी को अगर आप देखेंगे तो क्लोज फैमिली मेंबर वहां पे कवर्ड नहीं हो रहा। लेकिन मसला क्या होता है, ये 10% में मसला आ जाता है कि एग्जामिनर आपसे कहता है कि एंगेजमेंट टीम के भाई ने लोन ऑब्टेन किया हुआ है। अब जब आप देखते हैं लोन्स एंड गारंटी के सेक्शन को तो यहाँ पे क्लोज फैमिली मेंबर को कवर नहीं किया गया। तभी मैं आपसे कहता हूँ जो 10% पेपर कभी कभी आ जाता है वो कहाँ से आ जाता है? वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से आ जाता है। बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास 10% पेपर जो हमारे पास आ रहा है वो सर्विसेज से आ रहा है। अब सर्विसेज में हमारे पास कौन कौन से सिनेरियोज हैं? सर्विसेज में हमारे पास सिनेरियोज हैं इंटरनल ऑडिट सर्विस, IT सर्विस, टैक्स की सर्विस, वैल्यूएशन सर्विस, लीगल सर्विस, लिटिगेशन सपोर्ट सर्विस, कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विस। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? अच्छा, इसमें
इन सर्विसेज को अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें इंगेजमेंट टीम, इमीडिएट फैमिली मेंबर और क्लोज फैमिली मेंबर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। क्या सही कह रहा हूं मैं? इन सिनेरियोज की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे ऑडिट फर्म इंटरनल ऑडिट सर्विस दे रही है अपने ऑडिट क्लाइंट को, ऑडिट फर्म आईटी सर्विस दे रही है, ऑडिट फर्म टैक्स सर्विस दे रही है अपने ऑडिट क्लाइंट को, ऑडिट फर्म। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास इन सर्विसेज में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती। जो कहाँ अप्लाई हो रही होती हैं? जो इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप में प्यारे बच्चों अप्लाई हो रही होती है। और सर्विसेज की एक मसला बस सर्विसेज का ये है कि सर्विसेज में पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है, जो नॉर्मली इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप में इतना अप्लाई नहीं होता। एक दो जगह पे अप्लाई किया गया है, एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट पे और लॉन्ग एसोसिएशन में। इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे हर सेक्शन में आपको पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का नॉर्मली कॉन्सेप्ट दिखेगा। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसके जो सेफ गार्ड्स हैं वो दो ही किस्म के हैं, पी और आर। क्या मतलब कि अगर आपको आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स अलाउ कर रहा है कि यस आप टैक्स की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला बंदा होगा, जो प्रिपेयर होगा, वो एंगेजमेंट टीम में से होगा? नहीं सर, वो एंगेजमेंट टीम में से नहीं होगा। और जब रिव्यू आर की बात करता हूं तो जिस बंदे ने ये सर्विस प्रोवाइड करी है, क्या वही बंदा यहाँ पे आके रिव्यू करेगा? नहीं सर, वो बंदा भी यहाँ पे आके रिव्यू नहीं करेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो सर्विसेज वाला जो एरिया आपका है वो बनिस्बत इतना आसान है कि इसमें अगर आपने ये दो सेफ गार्ड जो हमारे लिए रेलिवेंट हैं और जो हमारे सर्विसेज की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें नॉर्मली एक किस्म का थ्रेट हमेशा मौजूद होगा जिसका नाम क्या होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। एक थ्रेट हमेशा मौजूद होगा जिसका नाम क्या होगा मेरे बच्चों? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सही है? तो सर्विसेज से जब भी सवाल आएगा तो इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को आप सामने रखिएगा, इससे आपके लिए बड़ी आसानी होगी। जिस हैंडआउट की मैं बात कर रहा हूँ उस हैंडआउट के अंदर मैंने डिटेल में सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर ये इंटरनल ऑडिट सर्विस है तो इंटरनल ऑडिट सर्विस के ऊपर कौन सा थ्रेट अप्लाई हो रहा है मेरे बच्चों? कौन सा थ्रेट अप्लाई हो रहा है? इंटरनल ऑडिट सर्विस के ऊपर ये थ्रेट अप्लाई हो रहा है। सही है? और जब इंटरनल ऑडिट सर्विस के ऊपर ये थ्रेट अप्लाई हो रहा है तो इसके ऊपर सेफगार्ड्स कौन से हैं? इसके ऊपर सेफगार्ड्स ही हैं। इसी तरीके से अगर आप आईटी इंटरेस्ट की बात करें, आईटी सिस्टम सर्विस की बात करें, तो आईटी सिस्टम सर्विसेज को अगर आप देखें तो कौन सा थ्रेट अप्लाई हो रहा है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट अप्लाई हो रहा है। और कहाँ दो बाइफिकेशन हो रही है? पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, नॉट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के केस में आप ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, नॉट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के केस में आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ सेफ गार्ड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, एक चीज़ अब सुन लें, मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। हमेशा याद रखिएगा, आप पहले कोड ऑफ एथिक्स का स्ट्रक्चर समझ लें। कोड ऑफ एथिक्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि आपके सामने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। सही है? वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है? वो हमारे पास है इंटेग्रिटी, वो हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी, ऐसा ही है प्यारे बच्चों। वो हमारे पास है प्रोफेशनल बिहेवियर, वो हमारे पास है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ऐसा ही है। वो हमारे पास है ऑब्जेक्टिविटी। बच्चों डन हो गया? अच्छा, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल से जितने भी आईकैप के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो कि ऑडिट फर्म में हैं, उनको इन फंडामेंटल प्रिंसिपल से कंप्लाई करना है। लेकिन मसला क्या होगा? मसला होगा कि हमारे पास कुछ सिनेरियोज ऐसे होंगे बच्चों, कुछ सिनेरियोज ऐसे होंगे इन सिनेरियोज की वजह से कौन से सिनेरियोज होंगे? वो इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप भी हो सकते हैं जो मैंने आपके साथ ऊपर लिखे, और वो सर्विसेज भी हो सकती हैं। ऐसा ही है प्यारे बच्चों। तो कोई भी ऐसा सिनेरियो हो सकता है जिसकी वजह से थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, जब ये सिनेरियोज होंगे तो इसकी वजह से होगा क्या? टेक्निकली ये होगा बच्चों कि कोई ना कोई थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। वो थ्रेट्स कौन से होते हैं? वो थ्रेट्स हमारे पास सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, वो थ्रेट्स हमारे पास सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, वो थ्रेट हमारे पास एडवोकेसी थ्रेट है, वो थ्रेट हमारे पास इंटिमिडेशन थ्रेट है, ऐसा ही है। और वो थ्रेट हमारे पास फेमिलियरिटी थ्रेट है बच्चों, ऐसा ही है। जब ये थ्रेट क्रिएट हो जाएंगे तो घबराने की बात नहीं है। आप कोशिश करें कि आप क्या कोई सेफ गार्ड अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर है प्यारे बच्चों, अगर आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर है तो आप यकीन करें पेपर में आपने इसी तरीके से लिखना है। अगर एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल लोन्स एंड गारंटी, अगर पेपर में आपने पिक कर लिया कि लोन्स एंड गारंटी है, तो लोन्स एंड गारंटी जब पिक हो जाएगा तो इसका मतलब है आपने सबसे पहले अपने आंसर में लोन्स एंड गारंटी का वर्ड लिखना है कि भाई ये जो अबव सिनेरियो है ये लोन्स एंड गारंटी है। फिर अगली चीज़ आपने कहनी है कि इस लोन्स एंड गारंटी की वजह से कौन सा थ्रेट है? वो थ्रेट है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। वो थ्रेट किसको है? वो थ्रेट किसी ना किसी फंडामेंटल प्रिंसिपल को है। कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल को है? वो थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी को है। सही है? 95% कोर्स हमारा इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी को कवर करता है। और फिर आपने उसके बाद
फिर आपने अगली चीज़ उसमें देखनी है कि ये कौन से सब सिनेरियो में फॉल करता है। ये जो लोन्स एंड गारंटी है, ये जो लोन्स एंड गारंटी है, क्या ये फर्म ने लिया है? ये जो लोन्स एंड गारंटी है, क्या एंगेजमेंट टीम ने ली है, या उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर ने लिया है, या क्लोज फैमिली मेंबर ने लिया है? आपने उस सिनेरियो में जाना होगा और फिर उसके बाद रेलिवेंट सेफगार्ड अप्लाई करना होगा। प्यारे बच्चों का यहाँ तक बात समझ आती है हमें? तो इसकी अगर मैं आपसे ड्राफ्टिंग डिस्कस करूँ तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होगा? सबसे पहला काम आपने सिनेरियो पिक करना होगा। सही है? जब आपने सिनेरियो पिक कर लिया तो अगला काम ये होगा कि उस सिनेरियो का सब सिनेरियो पिक करना होगा। सब सिनेरियो का मतलब बच्चों, सब सिनेरियो का मतलब कि लोन्स एंड गारंटी तो है, लेकिन ये लोन्स एंड गारंटी ऑब्टेन किसने किया है? क्या यहां तक बात समझ आती है? तीसरी चीज आपने बतानी होगी थ्रेट। चौथी चीज आपने बतानी होगी उस थ्रेट को आपने लिंक करना होगा। किसके साथ लिंक करना होगा? फंडामेंटल प्रिंसिपल के साथ। सही है? पांचवी चीज जो आपने करनी होगी, अगर सवाल की रिक्वायरमेंट है तो उसके थ्रेट के सिग्निफिकेंस को भी बताना होगा। और आखिरी चीज जो आपने करनी होगी प्यारे बच्चों, वो आपने करना होगा सेफगार्ड। अगर आप ये स्टेप याद रखेंगे और इन्हीं स्टेप के बेसिस पे आप चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप यकीन करें आप बड़े आराम से आईकैप के इस कोड ऑफ एथिक्स को डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? अब फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मैं आपके साथ लोन्स एंड गारंटी को डिस्कस करूँ मेरे बच्चों, तो लोन्स एंड गारंटी में आप एक चीज़ देखिएगा कि लोन्स एंड गारंटी अगर है तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्या ये लोन्स एंड गारंटी बैंक से ऑब्टेन किया गया है। इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर डिलॉयट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट कर रहा है, अगर डिलॉयट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट कर रहा है, तो क्या डिलॉयट ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से लोन लिया हुआ है? तो आपने देखना है पहले सिनेरियो को फ्रॉम बैंक और सिमिलर सिचुएशन। ये जो सिनेरियो अप्लाई होगा ये तब अप्लाई होगा जब डिलॉयट पीएनजी का ऑडिट कर रहा है। तो अगर डिलॉयट पीएनजी का ऑडिट कर रहा है तो पीएनजी आपका बैंक तो नहीं है। सही है? तो क्या पीएनजी से लोन ऑब्टेन किया हुआ है? फिर अगली चीज आपने देखनी है कि क्या ये नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन में या नॉट अंडर नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन में। अगर अंडर नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन में है तो फिर आपने देखना है कि ये लोन ऑब्टेन किसने किया है बच्चों? ये फर्म ने ऑब्टेन किया है या फिर मेंबर और इमीडिएट फैमिली मेंबर ने ऑब्टेन किया है? सही है? ये जो मैं चीज आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये जो चीज आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये क्या कहलाएगी मेरे बच्चों? जल्दी से बता दें, ये क्या कहलाएगी मेरे पास? जल्दी से बता दें। ये सब सिनेरियो है प्यारे बच्चों। सही है? ये सब सिनेरियो। तो आपने सवाल में ये देखना है कि लोन ऑब्टेन किसने किया है। अगर फर्म ने लोन ऑब्टेन किया हुआ है तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। अगर मेंबर और इमीडिएट फैमिली मेंबर ने नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन में लोन ऑब्टेन किया हुआ है तो कोई भी थ्रेट नहीं है प्यारे बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है? कोई भी थ्रेट नहीं है अगर मेंबर और इमीडिएट फैमिली मेंबर ने नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन में लिया हुआ है। अगर क्या इसमें यहाँ पे क्लोज फैमिली मेंबर लिखा हुआ है बच्चों? क्या यहाँ पे क्लोज फैमिली मेंबर लिखा हुआ है? क्या आईकैप के कोड ऑफ एथिक्स में क्लोज फैमिली मेंबर लिखा है इस सिनेरियो में? आईकैप ने नहीं लिखा हुआ बच्चों। अगर आईकैप आपसे शरारत करे और आपसे सवाल पूछ ले कि भाई क्लोज फैमिली मेंबर ने लोन लिया हुआ नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन में, तो बताएं क्या कोई थ्रेट होगा? भाई जब मेंबर ले सकता है कोई थ्रेट नहीं है, जब उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर ले सकते हैं कोई थ्रेट नहीं है, तो अगर क्लोज फैमिली मेंबर भी ले लेगा तो क्या कोई थ्रेट होगा मेरे बच्चों? यहां तक बात समझ आ रही है? ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये कभी कभी हरकत हो जाती है। कहां हरकत हो जाती है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में हरकत हो जाती है बच्चों। डन हो गया यहाँ पे? तो अगर आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे, इसी तरीके से अगर मैं आपसे एक और चीज डिस्कस करूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे पास है प्यारे बच्चों, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। अगर सवाल में आ गया, पेपर आ गया, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप क्या कभी ऑडिट फर्म पे अप्लाई होगा? क्या ऑडिट फर्म एप्लीकेबल हो सकता है यहाँ पे? नहीं प्यारे बच्चों। सही है? ये अप्लाई नहीं हो सकता। सही है? ये किसके ऊपर अप्लाई होगा? ऑडिट फर्म की जो एंगेजमेंट टीम है। सही है? अच्छा, एंगेजमेंट टीम ऑडिट फर्म डिलॉयट की तरफ से, और जो ऑडिट क्लाइंट है वो वहां पे इमीडिएट फैमिली मेंबर भी हो सकती है, वो वहां पे क्लोज फैमिली मेंबर भी हो सकती है। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो अगर आप देखें तो इमीडिएट फैमिली मेंबर है, क्लोज फैमिली मेंबर है, इमीडिएट फैमिली मेंबर बड़ी पोजीशन पे है, या फिर मेंबर ऑफ द टीम का क्लोज रिलेशनशिप है। सही है? दोस्त यार वगैरह है। ठीक है? अगर पेपर में सवाल आता है फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप से प्यारे बच्चों, तो पहला स्टेप क्या होगा? जल्दी से बता दें। पहला स्टेप क्या होगा? जल्दी से बता दें। पहला स्टेप क्या होगा? मुझे क्या पिक करना है? सवाल से मुझे क्या पिक करना है प्यारे बच्चों? अगर पेपर में लिखा हुआ आ जाए कि जो ऑडिट टीम है उसका जो सीनियर है उसकी जो बेगम है वो वहां पे उस ऑडिट क्लाइंट पे सीएफओ है। सबसे पहले सिनेरियो पिक कर लिया। सही है? तो आप सबसे पहले आंसर में क्या लिखेंगे? दिस इज द फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। बच्चों को यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है प्यारे बच्चों? सब सिनेरियो। आप कहेंगे कि उसकी बीवी तो क्या क्लोज फैमिली मेंबर में आती है? नहीं, उसकी बीवी है तो किस में आती है? इमीडिएट फैमिली मेंबर में आती है। इमीडिएट फैमिली मेंबर दो किस्म के होते हैं, या तो इमीडिएट फैमिली मेंबर बड़ी पोजीशन पे हो या इमीडिएट फैमिली मेंबर छोटी पोजीशन पे हो। सीएफओ है तो इसका मतलब है कि जी बड़ी पोजीशन पे है, तो आप ये वाला सिनेरियो सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा आपने सेलेक्ट कर लिया सब सिनेरियो। ठीक है? तीसरा फिर आपने बताना है कि फैमिली एंड पर्सनल रिलेशन से कौन से थ्रेट क्रिएट होते हैं मेरे बच्चों? जल्दी से बता दें। फैमिली एंड पर्सनल रिलेशन कौन से क्रिएट होते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट, फैमिलियरिटी और इंटिमिडेशन थ्रेट। ऐसा ही है?
ये थ्रेट किसको हिट करेंगे? ये थ्रेट ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस को। तो आपने थ्रेट्स आइडेंटिफाई करे और चौथे स्टेप में आपने लिख देगा थ्रेट हिट किसको कर रहा है? थ्रेट हिट कर रहा है कौन से? फंडामेंटल प्रिंसिपल को। तो यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आती है। और फिर उसके बाद अगली चीज क्या करेंगे बच्चों, जल्दी से बता दें। और फिर मेरे बच्चों आपके पास जो सेफगार्ड्स मौजूद हैं वो आप सेफगार्ड्स को पेश कर देंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, मैंने आपके लिए एक और काम ये कर लिया है, ये आपको हैंड आउट दिख रहा है बच्चों। मैंने करा ये है कि इसको मैंने ICAP कोड ऑफ एथिक्स को 2 पेज में एलोकेट कर दिया है। पहले पेज में अगर आप देखें तो ये हमारे पास जितने भी इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए। डन हो गया बच्चों? और इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप को इस तरीके से लिखा है कि अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा, अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा तो इसकी वजह से ये थ्रेट्स क्रिएट होंगे, ठीक है। और फाइनेंशियल इंटरेस्ट में क्या पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है? नहीं है। और फाइनेंशियल इंटरेस्ट में क्या क्लोज फैमिली मेंबर को कवर किया हुआ है? हाँ जी, कवर किया हुआ है। और फाइनेंशियल इंटरेस्ट में हमारे पास ICAP कोड ऑफ एथिक्स ने ये सेफगार्ड दिया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे लोन्स एंड गारंटी डिस्कस करूं तो लोन्स एंड गारंटी में एक ही थ्रेट क्रिएट होता है। कौन सा थ्रेट क्रिएट होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। इसके अलावा और कोई थ्रेट क्रिएट नहीं होता प्यारे बच्चों। क्या पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर किया गया है? नहीं कवर किया गया। और क्या लोन्स एंड गारंटी में क्लोज फैमिली मेंबर बताया है ICAP ने? नहीं बताया। नहीं बताया तो इसका मतलब अगर ICAP आपसे सवाल पूछेगा तो आंसर कहां से होगा बच्चों? जल्दी से बता दें। फिर हमें फ्रेमवर्क में रेफर करना पड़ेगा, सही है। इसी तरीके से बिजनेस रिलेशनशिप है तो हमारे पास क्या चीजें कवर्ड है? फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट है, रिलेशन सर्विस विद क्लाइंट है। इसी तरीके से दूसरे पेज में मैंने आपके लिए क्या लिख दिए प्यारे बच्चों? दूसरे पेज में मैंने आपके लिए लिख दिए हैं सारी की सारी सर्विसेज। इन सारी सर्विसेज को गौर करें तो एक चीज कॉमन है मेरे बच्चों। क्या चीज कॉमन है? जल्दी से बता दें। सही है। इन सारी सर्विसेज को इंक्लूड करें तो क्या इसमें आपको एंगेजमेंट टीम, इमीडिएट फैमिली मेंबर और क्लोज फैमिली मेंबर दिखेगा मेरे बच्चों? डन हो गया। अच्छा, इसमें कहीं कहीं जगह पे पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का कॉन्सेप्ट कवर किया गया है, कुछ जगहों पे पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का कॉन्सेप्ट कवर नहीं किया गया है। और जो आपको नॉर्मली सेफगार्ड दिखेंगे प्यारे बच्चों वो कौन से दिखेंगे? ऐसा ही है मेरे बच्चों। डन हो गया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या होगी? मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी जो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बताया है उसके बेसिस पे आपने लेक्चर्स देखने हैं। लेक्चर्स देखने के बाद जहाँ जहाँ क्लोज फॉर्म में डिस्कस हुआ ही नहीं हुआ, जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो मैंने अपने लेक्चर में सारे कवर करा दिए हैं। उसके बाद आपने करना ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास जितने भी सिनेरियोज हैं बच्चों, जितने भी सिनेरियोज हैं ICAP के कोड ऑफ एथिक्स से, उनको आपने रेफर करना है। मैं आपको एडवोकेसी थ्रेट एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। ये सुन लें एडवोकेसी थ्रेट को। एडवोकेसी थ्रेट हमेशा याद रखिएगा, अगर डेलॉयट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट कर रहा है, सही है, अगर डेलॉयट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट कर रहा है और डेलॉयट ने पहली सर्विस जो अच्छा ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कौन है? ये मेरा ऑडिट क्लाइंट है। ये डेलॉयट कौन है? ये डेलॉयट ऑडिट फर्म है। अगर डेलॉयट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट कर रहा है मेरे बच्चों और डेलॉयट ने पहली सर्विस जो प्रोवाइड करी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को वो करी फॉर एग्जांपल IT सर्विस, सही है, और फॉर एग्जांपल अलाउ है IT सर्विस, सही है। ये जो IT सर्विस प्रोवाइड करी है डेलॉयट ने नेशनल बैंक को, इन दोनों के इस IT सर्विस से कौन सी 2 पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं? डेलॉयट एंड नेशनल बैंक। क्या कोई थर्ड पर्सन है? अब एक और चीज सामने रखेगा बच्चों, एक और चीज सामने रखेगा। अब डेलॉयट एक और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को जिसका नाम है लीगल सर्विस। अब इसमें कौन इन्वॉल्व होगा भाई? ये लीगल सर्विस कहाँ जाके प्रोवाइड कर रहा है? सिंध हाई कोर्ट में जाके प्रोवाइड कर रहा है, सही है, सिंध हाई कोर्ट में जाके प्रोवाइड कर रहा है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब है डेलॉयट और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि आप हमें लीगल सर्विस प्रोवाइड करें, और डेलॉयट का जो स्टैंड है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे वो उसको एडवोकेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। कहां पे जाके प्यारे बच्चों जल्दी से बता दें, कहां पे जाके कर रहा है? सिंध हाई कोर्ट में। बच्चों अब यहां पे कौन सा थ्रेट क्रिएट हो जाएगा आपके पास? बिकॉज आप क्लाइंट की पोजीशन को थर्ड पार्टी के सामने पेश कर रहे हो। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? तभी ये जो लॉयर्स वगैरह होते हैं इनको एडवोकेट कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? ये आपके बिहाफ पे कहां जाते हैं? ये आपके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट क्लाइंट को आपके बिहाफ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में। क्या तक बात समझ आती है? तो जब आप थर्ड पार्टी के सामने क्लाइंट की पोजीशन को प्रमोट कर रहे हो तब यहां पे एडवोकेसी थ्रेट भी क्रिएट हो जाएगा। इसलिए क्रिएट हो जाएगा, कल को आप मैनेजमेंट को तो मना लेंगे कि भाई प्रोविजन रिकॉर्ड करने की जरूरत है, लेकिन यहां पे सिंध हाई कोर्ट में तो आप ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाई मेरा जो क्लाइंट है वो तो बेगुनाह है, इसकी तो कोई गलती नहीं है। तो आपका जो एक पोजीशन है, वो जो सर्विसेज है, वो तो मैनेजमेंट से बियॉन्ड आप थर्ड पार्टी पे जाके दे चुके हैं। इसके अलावा कोई सवाल? तो अगर आपको अगर बिलाल साहब अगर आप इस माइंडसेट से चीज़ों को पढ़ेंगे ना, इस माइंडसेट से चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल चीज़ें रिटेन रहेंगी। क्यों रिटेन नहीं रहेंगी यार? सिनेरियो क्या है, उसका सब सिनेरियो क्या है, क्या थ्रेट है, क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है, और थ्रेट कोई मतलब ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है यार।
अगर आप सिनेरियो को लॉजिकली समझे, अगर आपका माइंडसेट रट्टा लगाने का है तो वो तो कभी भी नहीं लगेगा, सही है। अगर आपका माइंडसेट ये है कि मैं लॉजिकली चीज़ों को समझूं, यूँ समझूं कि इसके अंदर सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्यों है, इसके अंदर एडवोकेसी थ्रेट क्यों नहीं है, सही है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली साउंड नहीं होंगे तो आपको चीज़ें कभी भी रिटेन भी नहीं रहेंगी। क्लियर है मेरे बच्चों यहाँ पे? अच्छा बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये हमारे पास इंटरनल कंट्रोल है। एक चीज़ मेरे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, इंटरनल कंट्रोल के हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, सही है। मैंने इसका एक हैंडआउट रेडी रखा हुआ था। इंटरनल कंट्रोल प्यारे बच्चों, पहली चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहली चीज़ आपके पास होती है कंट्रोल एनवायरनमेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पास होती है एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। तीसरी चीज़ आपके पास होती है इंफॉर्मेशन सिस्टम। चौथी चीज़ आपके पास होती है कंट्रोल एक्टिविटीज़। और पांचवी चीज़ आपके पास होती है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, सही है। मैनेजमेंट ऑफ राइट ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल है। डन हो गया भाई? ऐसा ही है भाई। हमेशा याद रखिएगा एक चीज़ को, आपके पास जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है मेरे बच्चों, वो कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है? वो कंट्रोल एनवायरनमेंट ये होता है कि क्या दोस्त चाहे विद गवर्नेंस पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो दोस्त चाहे विद गवर्नेंस है उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी एक्सपर्टीज़ है भी कि नहीं, ये कुछ चीज़ें। फिर आपके पास कुछ एचआर की पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स भी होती हैं, सही है। फिर आपके पास असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, इस दुनिया में पहले रिस्क आता है कि कंट्रोल आता है? इस दुनिया में पहले रिस्क आया कि कंट्रोल आया? तो इसका मतलब है रिस्क आया, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करना किसकी जिम्मेदारी? तो मैनेजमेंट का एक काम होगा कि वो रिस्क असेसमेंट करेगी, सही है। 315 वाला रिस्क असेसमेंट नहीं है भाई, ये मैनेजमेंट का है, सही है। मैनेजमेंट रिस्क असेस करेगी कि किस तरीके से हमने, हमारे पास क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, ऐसा ही है भाई। क्यों? ताकि उसके अगेंस्ट वो क्या कर सके, कंट्रोल एक्टिविटीज बता सके। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या होती है? इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में ये होता है कि ट्रांजैक्शन इनिशिएट कैसे हो रही है, प्रोसेस कैसे हो रही है, रिकॉर्ड कैसे हो रही है। पहली चीज़, इन सारे प्रोसेस में कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कंट्रोल्स हैं वो कौन से हैं, मैनुअल है या आईटी है। डन हो गया बच्चों? उसके बाद कंट्रोल एक्टिविटीज़ हमारे पास आता है। कंट्रोल एक्टिविटीज़ हमारे पास कुछ कंट्रोल एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर एग्जाम्पल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, फॉर एग्जाम्पल ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल, फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल कंट्रोल, फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस रिव्यू। और आखिरी चीज़ है कि भाई कंट्रोल की मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो इसके ऊपर हमारे पास इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? अगर आप मुझे 15 मिनट देंगे तो मैं आपको पूरा इंटरनल कंट्रोल इंशाल्लाह अच्छे से रिवाइज करा दूंगा। अच्छा, हमारा जो 95% पेपर है वो कहाँ से आता है? वो यहाँ से आता है ना, ऐसा ही है बच्चों। हमारा जो 95% पेपर है वो कहाँ से आता है? वो यहाँ से आता है, ठीक है। अब एक चीज़ मेरी समझने की कोशिश करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंट्रोल का एनवायरनमेंट, सही है। जब तक एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, इन कंट्रोल्स का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? इन कंट्रोल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एचआर की पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, क्या मतलब इसका कि जो आप रिम्यूनरेशन दे रहे हैं, जो आप सैलरी दे रहे हैं, क्या वो मार्केट कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, मार्केट के बराबर है कि नहीं है, क्या टाइमली बेसिस पे प्रमोशन हो रही है कि नहीं हो रही। ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है? एचआर पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, जल्दी से बता दें। ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है? एचआर पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, जल्दी से बता दें बच्चों। क्योंकि अगर आप रिम्यूनरेशन नहीं दे रहे, अगर आपकी सैलरी मार्केट के बराबर नहीं है, अगर आपके बेसिस पे टाइमली प्रमोशन नहीं होती, अगर कोई फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है, तो ये जितने भी अच्छे कंट्रोल कर लें, ये जितने भी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर लें, जो एम्प्लॉय है क्या वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी से बता दें भाई, क्या वो मिस एसेट करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, आप जितने भी कंट्रोल अच्छे कर लें, क्या मैनेजमेंट इन पोजीशन पे है कि वो कंट्रोल को ओवरराइड कर सकती है? क्या मैनेजमेंट इन पोजीशन पे है कि वो कंट्रोल को ओवरराइड कर सकती है? जल्दी से बताते हैं भाई। यस सर, बिल्कुल कंट्रोल को ओवरराइड कर सकती है। तो मैनेजमेंट को कंट्रोल को पकड़ने के लिए कौन बंदा होना चाहिए? जल्दी से बताते हैं। मैनेजमेंट को कंट्रोल को पकड़ने के लिए कौन बंदा होना चाहिए? दोस्त विद गवर्नेंस। तो क्या उनके पास एक्सपीरियंस है? क्या उनके पास क्वालिटी है? क्या उनके पास एक्सपर्टीज है? क्या वो फ्रीक्वेंटली मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे? तभी तो लॉ में रिक्वायरमेंट है कि जी क्वार्टर में एक बार तो आपने मिलना है, सही है। एक क्वार्टर में एक बार तो बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, बोर्ड जो है वो एक बार तो मिले क्वार्टर में। समझ आ रही है? ये भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ऐसे नहीं साल के एंड में मिल रहे और मैच में सारा फ्रॉड करके जा चुकी हो। समझ आ रही है बच्चों यहाँ तक बात? अच्छा, ये जो चीज़ है ना आपकी, ट्रांजैक्शन इनिशिएट कैसे होती है, प्रोसेस कैसे होती है, रिकॉर्ड कैसे होती है, इसके लिए हमारे पास एक चीज़ समझने की कोशिश करेगा मेरे बच्चों, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो हमारे पास ये है कि आप हमेशा ये रखिएगा। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल होता क्या है? प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट
एरर एंड फ्रॉड, दूसरी चीज़ मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तीसरी चीज़ टू अचीव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। डन हो गया बच्चों, ये समझ आती है बात। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वही है जो आप पढ़ते हैं, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वही है जो आप पढ़ते हैं, सही है। FR1 FR2 ये हमारे इंटरनल कंट्रोल के क्या होते हैं प्यारे बच्चों। कंपनी इन वजूहात की वजह से इंटरनल कंट्रोल करती है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, आपके पास मैं एक दो डायग्राम बना रहा हूँ और अगर ये दो डायग्राम आप समझ गए, आप इंटरनल कंट्रोल बड़ा आराम से टैकल कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो इंटरनल कंट्रोल है इसकी 7 शाखें हैं, सही है। पहली शाख रिस्क, दूसरी शाख कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, तीसरी शाख कंट्रोल एक्टिविटी, चौथी शाख टेस्ट ऑफ कंट्रोल, पांचवी शाख कंट्रोल वीकनेस, छठी शाख इफेक्ट और सातवीं शाख, ऐसा ही है बच्चों ऐसा ही है। तो कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल की हमारे पास 7 शाखें हैं, सही है। पहला सबसे पहली चीज़ इस दुनिया में क्या आया, रिस्क आया। जब रिस्क आया तो इसका मतलब है कंट्रोल का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंट्रोल एक्टिविटी इंप्लीमेंट की जाएगी, ये वही कंट्रोल एक्टिविटी है, सही है। कहाँ गई कंट्रोल एक्टिविटी, ये वाली कंट्रोल एक्टिविटीज। और जो रिस्क था वो रिस्क कौन सा था, वो रिस्क ये था बच्चों, ऐसा ही है। अच्छा, इसके बाद कंट्रोल एक्टिविटी होगी। ये जो ग्रीन से लिखा हुआ है, अच्छा ये जो ब्लू से लिखा गया है, ये किसकी जिम्मेदारी भाई, ये किसकी जिम्मेदारी भाई, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। अच्छा, ये जो कंट्रोल से लिखा गया है ये कौन करेगा भाई, ये कौन करेगा भाई, ये ऑडिटर करेगा भाई, सही है। अच्छा, जब ऑडिटर करेगा इसको, जब ऑडिटर कंट्रोल को टेस्ट करेगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई ना कोई कंट्रोल वीकनेस आइडेंटिफाई हो सकती है। जब कंट्रोल वीकनेस आइडेंटिफाई होगी तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा। और वो ये जो 3 चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो तीन चीजें हैं, ये क्या है, ये मैनेजमेंट लेटर है। ये जो 3 चीजें हैं कि भाई इन द अबव सिनेरियो अगर कोई कंट्रोल वीकनेस है तो मुझे मैनेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करके दे। तो इसका मतलब आपको कंट्रोल वीकनेस बतानी होगी, उसका इफेक्ट बताना होगा और उसकी रिकमेंडेशन देनी होगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। अच्छा, इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट हमेशा यही होगा जो कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है। अगर एक कंट्रोल नहीं तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है, और जब ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है तो इनमें से कोई ना किसी चीज को इफेक्ट करेगा बच्चों, ऐसा ही है बच्चों। बहुत एक्टिव रहना है, बहुत एक्टिव रहना है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है। अच्छा, एक चीज और, अब ये जो चीज अगर आप समझ गए ना, 7 शाखें समझ गए, तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करनी है, हमेशा कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल सबसे पहली साइकिल कौन सी है हमारे पास, हमने एक वर्ड लिखा यहाँ पे, ट्रांजैक्शन इनिशिएट कैसे होती है, प्रोसेस कैसे होती है, रिकॉर्ड कैसे होती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या बनते हैं, कंट्रोल क्या है, मैनुअल है, क्या IT है। तो इसमें मेरे बच्चों हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहले मैं चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांजैक्शन इनिशिएट कैसे हो रही है, अगली चीज़ में लिख रहा हूँ ट्रांजैक्शन प्रोसेस कैसे हो रही है, और फिर अगली चीज़ में लिख रहा हूँ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे हो रही है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है भाई। तो ट्रांजैक्शन इनिशिएट कैसे हो रही है, प्रोसेस कैसे हो रही है, रिकॉर्ड कैसे हो रही है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं आपके सामने सेल्स की बात करूँ, सुनिएगा मेरी बात को, तो सेल्स में ट्रांजैक्शन इनिशिएट कैसे होती है, क्या कोई डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट के पास जाती हैं चीज़ें, जल्दी से बता दें, किस डिपार्टमेंट के पास जाती हैं चीज़ें। सर सेल्स डिपार्टमेंट के पास चीज़ें जाती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ट्रांजैक्शन को जब प्रोसेस करनी होती है तो कैसे कर रहे होते हैं, वेयर हाउस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है और अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो रहा होता है, ऐसा ही है प्यारे बच्चों। और जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करें बच्चों, सबसे पहला काम आप ये करिएगा, आप जब भी कंट्रोल्स को देखें तो आप सबसे पहले ये देख लें कि इस पूरे प्रोसेस में डिपार्टमेंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। अगला काम आप ये करें कि आप ये देखें कि इस पूरे प्रोसेस में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या मेंटेन हो रहे हैं। FD मीन्स फाइनेंस डिपार्टमेंट ना यार, जहाँ पे हमारी मेरी और आपकी जॉब होती है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, ये जो आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ आ रहा है बच्चों, जो वेयर हाउस डिपार्टमेंट लिखा हुआ आ रहा है, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट लिखा आ रहा है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट लिखा हुआ आ रहा है, ये सारे, इन सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर कितने बंदे होंगे, जल्दी से बता दें। इन सारे डिपार्टमेंट्स में कितने बंदे होंगे बच्चों, जल्दी से बता दें। एक से ज़्यादा होंगे बच्चों। हमेशा याद रखिएगा, जब भी डिपार्टमेंट के अंदर जो बंदे होंगे तो ये आपका एक कंट्रोल एक्सरसाइज करेगा। इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बता दें, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो जब भी डिपार्टमेंट्स होंगे तो डिपार्टमेंट से लोग होंगे, और लोग इसलिए होंगे ताकि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को एक्सरसाइज कर सके, सही है। तो अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट के कंट्रोल्स को देखेंगे, चाहे आप आईकेआर के स्टेटस देख लें, चाहे आप मेरा हैंडआउट देख लें, एक कंट्रोल हमेशा मौजूद होगा, एक सेल्स क्लर्क होगा जो कि से। अच्छा, अगली चीज़ मेरी समझने की कोशिश करिएगा, हमारे पास एक और चीज़ है जिसका नाम है एक और अकाउंट। आप सेल्स डिपार्टमेंट कौन सा अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं, जल्दी से बताते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट कौन सा अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाता है, सेल्स ऑर्डर बनाता है। वेयर हाउस डिपार्टमेंट कौन सा अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाता है,
अकाउंट्स डिपार्टमेंट कौन सा अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट कौन सा अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाता है? ये जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, ये जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, इसके अंदर प्यारे बच्चों 2 कंट्रोल लाजमी आएंगे, हमेशा याद रखिएगा। जो सेल्स ऑर्डर बन रहा है ये कहलाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। क्या यहां तक बात समझ आती है? जर्नल वाउचर, जे भी जर्नल वाउचर होता है, जो सेल्स ऑर्डर है ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। और ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड बन रहा है ये क्या होना चाहिए? सीक्वेंशियली नंबर्ड होना चाहिए। तो ये दोनों जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर ये 2 चीजें लाजमी होंगी, ये 2 कंट्रोल्स लाजमी होंगे प्यारे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? आईपी का मतलब है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। आईपी हमारे पास एक कंट्रोल एक्टिविटी थी ना बच्चों, कहां गई? आईपी हमारे पास एक कंट्रोल एक्टिविटी थी ना। मेरी बात सुने, मैं आपको समझा देता हूं इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होता है, बिल्कुल भी परेशान ना हो बच्चों। सेल्स डिपार्टमेंट ने एक सेल्स ऑर्डर बनाया, सही है, और उसने कहा कि भाई फला कस्टमर को, जो ऑथराइज कस्टमर है, उसको सेल्स कर दो, उसको सेल्स कर दो। ये सेल्स ऑर्डर इसने बनाया है, ये चाह रहा है कि ये इंफॉर्मेशन मैं आगे वेयर हाउस डिपार्टमेंट को बता दूं। क्या ये फोन करेगा? क्या ये व्हाट्सएप करेगा? बच्चों ये क्या करेगा? सेल्स डिपार्टमेंट के पास एक इंफॉर्मेशन है, चलो इसको इस तरीके से देखें। वेयर हाउस डिपार्टमेंट ने गुड्स को डिलीवर्ड कर दिया है, अगला स्टेप क्या होना चाहिए? सेल्स की इनवॉइस होनी चाहिए, ऐसा ही है। अगला स्टेप क्या होना? सेल्स की इनवॉइस। तो वेयर हाउस डिपार्टमेंट ने गुड्स को डिलीवर्ड कर दिया है प्यारे बच्चों, वेयर हाउस डिपार्टमेंट ने गुड्स को डिलीवर्ड कर दिया है। अब जब वेयर हाउस डिपार्टमेंट, तो सेल्स इनवॉइस को वही नाजिल होगी कि गुड्स डिलीवर्ड हो चुके हैं। क्या गुड्स डिलीवर्ड हो चुके हैं? क्या वेयर हाउस डिपार्टमेंट के पास एक इंफॉर्मेशन है कि गुड्स डिलीवर्ड हो चुके हैं? क्या इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है? किसको प्रोसेस करना है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। क्यों? ताकि वो सेल्स इनवॉइस बना ले बच्चों। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करें? ये इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करें? एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा जिसका नाम क्या है? गुड्स डिलीवरी नोट। आईकैप के पास एक इंफॉर्मेशन है कि आप फेल हो गए, भाई ऐसा ही है ना। आईकैप के पास एक इंफॉर्मेशन है कि आप फेल हो गए। आईकैप इस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करेगा? एक रिजल्ट कार्ड बनाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट है ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। क्या इस इंफॉर्मेशन के, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर किसी का सिग्नेचर आ रहा होता है? ऐसा ही है प्यारे बच्चों। आपने नियत कर ली कि आपको पेपर देना है, सही है, आपने नियत कर ली बड़ी मुश्किल से कि इस बार मैं 6 महीने में एक पेपर दूंगा, ठीक है। अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आपने प्रोसेस करनी है। कैसे प्रोसेस करेंगे? आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, आप फीस पे करेंगे, ऐसा ही है ना बच्चों। तो बस ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहलाती है, ठीक है बच्चों। यहां तक बात समझ आ रही है? तो हमेशा जब भी आपने, चाहे सेल्स का प्रोसेस हो, अच्छा यही सारी चीजें कहां पे काम आ जाएंगी हमें? यही सारी चीजें, अगर मैं आपसे कहूं कि अब मैं आपको कहूं कि परचेस का है, तो मतलब ट्रांजैक्शन कहां से इनिशिएट हो रही होगी? कोई ना कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, कोई ना कोई स्टोर डिपार्टमेंट होगा, कोई ना कोई परचेज डिपार्टमेंट होगा, अगेन वेयर हाउस डिपार्टमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन सा बन रहा होगा? गुड्स रिसीव नोट। सेम कंट्रोल्स यहाँ पे भी होंगे। अगेन अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, इसके पास सेल्स इनवॉइस बना नहीं रहा होगा, उसके पास क्या आ रही होगी? परचेज इनवॉइस आ रही होगी। बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, तो हमेशा आपने कंट्रोल्स को इस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को लेके चलना है। अब मेरी एक चीज़ सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्या आता है? पेपर में आपके पास एग्जामिनर को पूछने के लिए 7 तरीके। समझ आ रही है बात? एग्जामिनर को पूछने के कितने तरीके? रिस्क, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल एक्टिविटी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल वीकनेस, इफेक्ट और रिकमेंडेशन। बच्चों क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपके सामने एक बड़ी सिंपल सी बात डिस्कस करता हूं, सही है। अब आईकैप को पूछने के लिए क्या तरीके हैं? आईकैप को पूछने के तरीके ये, आईकैप करता क्या है, एग्जामिनर आपके साथ ये करता है कि इन 4 को रख के एक सवाल बना लेता है या फिर इन 3 को रख के सवाल बना लेता है, और बाकायदा सवाल में कहता है कि मुझे कंट्रोल वीकनेस भी बताओ, मुझे इफेक्ट भी बताओ, मुझे रिकमेंडेशन भी बताओ। और इसको क्या कहते हैं? इसको टेक्निकली स्पीकिंग क्या कहते हैं? मैनेजमेंट लेटर। और आईकैप ने आज तक ये नहीं कहा कि मुझे मैनेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करके दो। आईकैप अगर जरा सी शरारत करे कि पूरा कंट्रोल का सवाल पूछो और सवाल की रिक्वायरमेंट 3 वर्ड की हो, ड्राफ्ट, मैनेजमेंट लेटर, क्या यहां तक बात समझ आती है? तो टेक्निकली स्पीकिंग वो आपसे ये 3 चीजें पूछना चाह रहा है। क्या यहां तक बात क्लियर है बच्चों? हमेशा याद रखिएगा। अब मैं आपके सामने एक चीज डिस्कस करता हूं। ये क्या है? अगर पेपर में लिखा हुआ हो कि जो गुड्स डिलीवरी नोट है वो टाइमली बेसिस पे सेल्स इनवॉइस को प्रोसेस नहीं होते, ठीक है। अच्छा चलो इसको यूं समझते हैं, गुड्स डिलीवरी नोट क्यों अकाउंट्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड होने चाहिए? यूं समझते हैं, सही है। गुड्स डिलीवरी नोट क्यों? रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि जी गुड्स डिलीवरी नोट अकाउंट्स डिपार्टमेंट को टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट नहीं हो रहे। डन हो गया भाई? या जब गुड्स डिलीवर्ड होते हैं, इसको यूं कहें, इसको हम यूं कहें, गुड्स डिलीवरी नोट भी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं जब गुड्स डिलीवर्ड होंगे तो रिस्क ये है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट को टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा। बच्चों डन हो गया? अच्छा, तो कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई गुड्स जो, इसी को ऑपोजिट हो जाएगा, गुड्स जो है वो टाइमली बेसिस पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को डिलीवर होने चाहिए। बच्चों डन हो गया?
तो रिस्क और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हमेशा ऑपोजिट होंगे, सही है। द रिस्क इसके टाइमली बेसिस पे नहीं हो रहा है, कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि टाइमली बेसिस पे हो जाए। बच्चों क्या तक बात समझ आ रही है? तो अब जब इस कंट्रोल इस ऑब्जेक्टिव को अगर आपने अचीव करना है तो ऊपर जाके आपने कोई ना कोई कंट्रोल एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कौन सी कंट्रोल एक्टिविटी इंप्लीमेंट करूं? जल्दी से बता दे कौन सी कंट्रोल एक्टिविटी इंप्लीमेंट करूं? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इंप्लीमेंट कर देता हूं, सही है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या मतलब कि भाई जब भी गुड्स डिलीवर्ड होंगे तो कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा? गुड्स डिलीवरी नोट बनेगा। और किसको फॉरवर्ड होगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड होगा। जब गुड्स डिलीवर्ड हुए हैं तो डॉक्यूमेंट बनेगा, इसका नाम है गुड्स डिलीवरी नोट। अच्छा, अब आप मुझे बताएं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये ऑडिटर है बच्चों, ये ऑडिटर है। अगर ऑडिटर ने इस कंट्रोल को टेस्ट करना है बच्चों तो हमेशा याद रखेगा जो मैंने आपको आइजा 500 की टेक्निक बताई थी वो आपने यूज करनी है। आपने कहना है सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम सेल्स रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट गुड्स डिलीवरी नोट। क्या यहां तक बात समझ आती है? मुझे क्या यहां तक बात समझ आती है? सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम सेल्स रजिस्टर इंस्पेक्ट। क्या इट्स गुड्स डिलीवरी नोट में आप क्वांटिटी देखेंगे? बच्चों जल्दी आ जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। क्या इट्स गुड्स डिलीवरी नोट में आप रेट देखेंगे? इस गुड्स डिलीवरी नोट में आप सिर्फ और सिर्फ देखेंगे, क्या देखेंगे प्यारे बच्चों जल्दी से बता दें, क्या देखेंगे? दस्तखत देखेंगे, दस्तखत देखेंगे। अगर दस्तखत मौजूद है, अगर दस्तखत मौजूद है तो इसका मतलब है कंट्रोल जो डिजाइन किया गया है वो इफेक्टिव है, वो इंप्लीमेंट किया गया है। बच्चों क्या तक बात समझ आ रही है? सुनिएगा सर, ये तो वो प्रोसीजर है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने हमें सब्सटेंटिव पढ़ाते हुए कहा था। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन अगर सब्सटेंटिव पढ़ाते हुए भी ये प्रोसीजर है, कंट्रोल पढ़ाते हुए भी ये प्रोसीजर है, फर्क सिर्फ आपकी आंख का है। अगर सीधी आंख से आप जीडीएन में क्वांटिटी और रेट को देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप इस कंट्रोल की डिटेल्स को, आप इस डॉक्यूमेंट की डिटेल्स को वेरीफाई कर रहे हैं कि इसकी क्वांटिटी और रेट क्या है। और अगर आप इसको उल्टे आंख से देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि क्या इस डॉक्यूमेंट पे दो बंदों के सिग्नेचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है आप कंट्रोल को वेरीफाई कर रहे हैं। बच्चों के यहां तक बात समझ आती है? डन हो गया बच्चों? तो आपने कंट्रोल्स को टेस्ट करा। अच्छा, अगर आपने कंट्रोल देखा तो आपने कहा कंट्रोल वीकनेस है। तो कंट्रोल वीकनेस क्या होगी? कंट्रोल वीकनेस ये है कि गुड्स डिलीवरी नोट नहीं बनता, या गुड्स डिलीवरी नोट पे सिग्नेचर नहीं है, या गुड्स डिलीवरी नोट नहीं बनता। बच्चों सही है। अच्छा, जब गुड्स डिलीवरी नहीं बनता या टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट नहीं होता तो इसका इफेक्ट क्या होगा बच्चों? इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट हमेशा याद रखेगा वही होगा जो कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव होगा। इसका इफेक्ट हमेशा याद रखेगा वही होगा जो कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव होगा। क्या मतलब? या तो प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरर ऑफ फ्रॉड है, या मैक्सिमाइज प्रॉफिट है, या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है। मुझे एक बात बताएं, 15 दिसंबर को आपने माल डिलीवर कर दिया है, ठीक है, और 25 दिसंबर तक आपने सेल्स इनवॉइस ही जनरेट नहीं करी। जब सेल्स इनवॉइस जनरेट ही नहीं हुई तो क्या आपको कैश मिलेगा? क्या आपको टाइमली बेसिस पे कैश मिलेगा? अगर आपको टाइमली बेसिस, इसका स्मार्ट लेक्चर हम बना रहे हैं, ये जो पूरा वर्कशॉप है इसका एक स्मार्ट लेक्चर भी बन जाएगा इंशाल्लाह, वो भी अपलोड हो जाएगा, सही है। जब कैश नहीं मिलेगा तो आपको कहां जाना पड़ेगा, किससे मांगना पड़ेगा? अच्छा, जब कैश नहीं होगा तो क्या आप क्रेडिटर को पे कर सकेंगे? क्रेडिटर तो टाइमली बेसिस में इनवॉइस आपको कर रहा है, क्या आप उसको पे कर सकेंगे? जब उसको पे करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो आप किसके पास जाएंगे? बैंक के पास जाएंगे। और जब बैंक के पास जाएंगे तो आपको बैंक फ्री में देगा, तो बैंक क्या चार्ज करेगा? जब इंटरेस्ट आपके पीएनएल में चार्ज होगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा कि क्या मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा? मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका मतलब है किसको हिट करेगा प्यारे बच्चों? किसको हिट कर रहा है? इफेक्ट में या तो वो फ्रॉड को हिट कर रहा होगा, या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को हिट कर रहा होगा, या फिर आपके पास मैक्सिमाइज। रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए कि गुड्स डिलीवरी नोट बनना चाहिए और टाइमली बेसिस पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट होना चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? तो कंट्रोल के इतने बड़ी चीज को, इतने बड़े एरिया को आप अगर इस तरीके से पढ़ लेंगे और इस तरीके से समझ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। मैं एक काम ये कर लेता हूँ। तो बच्चों अगर आप ये चीज़ देखें इंटरनल कंट्रोल में, तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर, रिस्क क्या है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल एक्टिविटी क्या है, कंट्रोल को टेस्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल वीकनेस क्या है, पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकता है, और रिकमेंडेशन क्या है। बच्चों क्या तक बात समझ आती है? जो कि हर चीज़ के ऊपर 7 सिनेरियोस अप्लाई होते हैं, तभी कंट्रोल्स हमारा थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। लेकिन जो टेक्निक मैंने आपको बताई, अगर आप इस टेक्निक, तो आईकेप क्या करता है? आईकेप कहता है कि मुझे ये बताओ, या आईकेप आपसे क्या कहता है, सॉरी, आईकेप आपसे कहता है कि हाँ मुझे ये बताओ, या आईकेप आपसे कहता है कि मुझे आप ये बताओ। क्या यहाँ तक क्लियर है हम सारे? तो हर चीज़ के ऊपर आपके पास कंट्रोल्स वगैरह और उसकी चीज़ें मेंशन की गई है। और अगर आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर वही है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जब यहाँ पे जितनी भी कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं बच्चों, वो कंट्रोल एक्टिविटीज़ या तो ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल होगी, या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होगी, या इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगी, या फिजिकल कंट्रोल होगा, या परफॉर्मेंस रिव्यू होगा। बच्चों क्लियर हो गए हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, थोड़ा सा रिपोर्टिंग डिस्कस कर लें, आईडी डिस्कस कर लेते हैं आज।
अच्छा, आईटी इस दुनिया में कैसे आया? इस डायग्राम को अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं बच्चों, तो आईटी इस दुनिया में ऐसे आया है कि हमारे पास कंट्रोल दो किस्म के होते हैं, एक मैनुअल कंट्रोल है, एक आईटी कंट्रोल है। ठीक है, हमारे पास कुछ मैनुअल कंट्रोल है और आईटी कंट्रोल है, ऐसा ही है। अब जब आईटी कंट्रोल है हमारे पास, जब आईटी अप्लाई हो जाएगा आपके पास, तो मुझे बताएं मैचिंग द कस्टमर नेम विद द ऑथराइज्ड कस्टमर लिस्ट। मेरा आपसे सवाल है कि ये मैनुअल कंट्रोल है कि आईटी कंट्रोल है? एक और चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, एक और चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, गुड्स डिलीवरी नोट प्रिपेयर्ड एंड फॉरवर्डेड टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जल्दी से बता दें मैनुअल कंट्रोल है कि आईटी कंट्रोल है? गलत। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, जिस तरीके से कंट्रोल एक्सरसाइज हो रहा है वो डिटरमाइन करेगा कि कंट्रोल मैनुअल है कि आईटी है। सही है। अगर फॉर एग्जांपल एक शख्स कस्टमर का नाम जो है वो ऑथराइज कस्टमर की लिस्ट से मैनुअली कंपेयर करता है तो ये मैनुअल कंट्रोल है, और अगर यही काम सिस्टम कर रहा हो तो ये आईटी कंट्रोल है। कोई फर्क थोड़ी है मेरे बच्चों, समझ आ रही है? तो जितने भी कंट्रोल्स आपने ऊपर पढ़े, जितने भी कंट्रोल्स मैंने आपको पढ़ाए, ये मैनुअल कंट्रोल मैंने नहीं पढ़ाया है। ये डिपेंड करता है कि कंट्रोल एक्सरसाइज कैसे होता है। प्यारे बच्चों, क्या यहां तक बात समझ आती है? यहां तक बात समझ आती है? इसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुन ले मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल्स जो है मेरे पास, मैं आईटी कंट्रोल्स की अगर बात करूं तो आईटी कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे पास GITC, और दूसरी चीज जो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेरे पास एप्लीकेशन कंट्रोल। ये जो एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं ये मेरे पास है एग्जिस्टेंस चेक, रेंज चेक, कंप्लीटनेस चेक, ठीक है जी, सीक्वेंस चेक, डुप्लीकेट चेक, ऐसा ही है बच्चों। और यहां मेरे पास कुछ कंट्रोल है GITC के कि आप आईटी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, प्रोग्राम्स के ऊपर कंट्रोल, और डेटाबेस के ऊपर कंट्रोल, और कंटिन्यूटी के ऊपर कंट्रोल्स। ये याद रखिएगा बच्चों, ये जो कंट्रोल्स हैं जनरल आईटी कंट्रोल, ये किसी ट्रांजैक्शन को इनिशिएट, प्रोसेस या रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। सही है। और ये जो कंट्रोल है ये कहां यूज हो रहे होते हैं? ट्रांजैक्शन की इनिशिएशन में, प्रोसेस में, या फिर रिकॉर्डिंग में। बच्चों के यहां तक बात समझ आती है? ये चीज आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास आईकैप की तरफ से कैफ का रिजल्ट आया और लिखा हुआ हो मुबारक हो, आप कैफ क्वालिफाई हो गए, ठीक है, पहली लाइन में लिखा हुआ है कैफ क्वालिफाइड हो गए, और नीचे लिखा हुआ है ऑडिट 49 मार्क्स। ऐसा हुआ है आपके साथ बच्चों? ऐसा हो सकता है कि आईके की तरफ से रिजल्ट आ रहा है और लिखा हुआ आ रहा है कैफ क्वालिफाइड और नीचे मार्क्स लिखे हुए हो। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपका कजन है जो ACCA कर रहा है और उसके पास आईकेप का रिजल्ट आ गया, आईकेप की तरफ से मैसेज आ गया कि आपका CA का रिजल्ट ये है। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आईकेप ने कौन से कंट्रोल इंप्लीमेंट किए हुए हैं? आईकैप ने एग्जिस्टेंस चेक लगाया हुआ है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? आईकैप ने एग्जिस्टेंस चेक लगाया हुआ है। ये जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, आईकैप ने क्या लगाया हुआ है? कोई ना कोई रेंज चेक लगाया हुआ है बच्चों। ये चीज हमेशा याद रखिएगा बच्चों। ये जनरल आईटी कंट्रोल कभी भी ट्रांजैक्शन को ना इनिशिएट करेंगे, ना प्रोसेस करेंगे, ना रिकॉर्ड करेंगे। और ये जो एप्लीकेशन कंट्रोल्स आपके पास मौजूद है, ये हमेशा ट्रांजैक्शन को इनिशिएट भी करेंगे, प्रोसेस भी करेंगे और रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। एक सिंपल सी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, सुनिएगा। अगर ये एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे तो आप बड़े आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। आईकैप ये काम मैनुअली करता है बच्चों? आईकैप ये काम मैनुअली करता है? नहीं सर। इसका मतलब आईकैप के पास एक सिस्टम लगा होगा। क्या ये सिस्टम डेवलप हुआ होगा? क्या सर रैम्बो सेंटर से 25 रुपये की सीडी लेके ये सिस्टम डेवलप किया गया होगा? सेकंड चीज़ मुझे बताएं, क्या इस सिस्टम के पीछे कोई डेटाबेस होगा? मेरा और आपका नाम लिखा हुआ आ रहा होगा डेटाबेस में। अच्छा, इसके ऊपर क्या प्रोग्रामिंग हो रही होगी? इसके ऊपर प्रोग्रामिंग भी हो रही होगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि सिस्टम खराब हो गया और 6 महीने तक आईकैप रिजल्ट ही अनाउंस नहीं कर पाए? ऐसा पॉसिबल है बच्चा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं यार, ऐसे कैसी बात कर रहे हैं यार। ऐसा कैसे हो सकता है कि आईकैप 6 महीने तक आपको रिजल्ट ही ना दे? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, मेरी एक बात बड़े गौर से सुनिएगा बच्चों। आईकैप ने एप्लीकेशन कंट्रोल्स मेंटेन किए हुए। पहला कंट्रोल क्या है? एग्जिस्टेंस चेक। एग्जिस्टेंस चेक का क्या मतलब? सबसे पहला कंट्रोल हमारे पास है एग्जिस्टेंस चेक। बच्चों, इस पर किसका नाम लिखा हुआ आ रहा होगा? अच्छा, यूं समझें कि आईकैप का सिस्टम है और आईकैप सिस्टम में एक डेटाबेस है और डेटाबेस में लिखा हुआ है नाम, किसका नाम लिखा हुआ है? नाम लिखा हुआ है हसन का, ठीक है। हसन साहब का नाम लिखा हुआ है डेटाबेस में, और हसन साहब के डेटाबेस के नाम में क्या लिखा हुआ है? कैफ पार्ट क्वालिफाइड। ऐसा ही है भाई, डेटाबेस में क्या लिखा हुआ होगा? ये लिखा होगा, स्टूडेंट लिखा हुआ होगा कैफ पार्ट क्वालिफाइड। ऐसा ही है बच्चों। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जब भी आईकैप अपना कैफ का रिजल्ट अनाउंस करेगा तो चेक करेगा कि क्या हसन साहब का नाम डेटाबेस में आ रहा है,
क्या अगर हसन साहब का डेटाबेस में नाम आ रहा होगा तो हसन साहब को जो है वो ईमेल्स वगैरह भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। हसन साहब को जो है वो फॉर नहीं कैफ पार्ट क्वालिफाइड है ना, तो हसन साहब इंशाल्लाह क्या हो गया इसमें यार, तो कैफ वो तो अभी भी हम कैफ पार्ट क्वालिफाइड, सही है बच्चों, यहाँ तक बात समझ आती है। लेकिन हसन साहब बड़े तेज हैं और हसन साहब ने क्या करा, अच्छा ये कंट्रोल अच्छा है बच्चों, ये एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल अच्छा है, ये रेंज चेक कंट्रोल अच्छा है, ये डुप्लीकेट कंट्रोल अच्छा है, ये सीक्वेंस चेक पता है ना, हसन साहब का नंबर क्या है 4077, ये रोल नंबर दिया गया उनको, और हसन साहब से पहले फॉर एग्जांपल अहमद साहब आए थे, उनका नंबर क्या था 4066 था बच्चों, ऐसा ही है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस चेक वगैरह सारे के सारे मौजूद हैं प्यारे बच्चों। तो ये सीक्वेंस चेक, अच्छा ये सीक्वेंस चेक ऊपर जीडीएन में भी मौजूद था मेरे बच्चों, जल्दी से आ जाए, क्या ये सीक्वेंस चेक ऊपर जीडीएन में भी मौजूद था? अगर इस जीडीएन को मैं पेन से लिख रहा हूं तो ये कौन सा कंट्रोल कहलाएगा? अच्छा सर इसी अगर ये सीक्वेंस ये नंबर मुझे सिस्टम दे तो कौन सा कंट्रोल कहलाएगा? है दोनों कंट्रोल ही, एक आईटी कंट्रोल हो गया, एक कौन सा कंट्रोल हो गया बच्चों? एक आईटी कंट्रोल हो गया, एक दूसरा कौन सा कंट्रोल हो गया? एक मैनुअल कंट्रोल हो गया। अच्छा अगर हसन साहब वापस से जाएं और सीए में एडमिशन लें, क्या आईकैप इनको एडमिशन दे देगा? क्यों, कौन सा कंट्रोल लगाया होगा आईकैप ने? अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या हसन साहब को फाइनल का रिजल्ट आ सकता है कि मुबारक हो आपने फाइनल के पेपर दिए? नहीं क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज कौन सा कंट्रोल लगाया होगा? रेंज चेक वगैरह लगाया होगा। अब मेरी बात सुने, अब ये कंट्रोल अच्छे लग रहे हैं बच्चों आपको? बच्चे कंट्रोल अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हसन साहब जो है ये बड़े तेज हैं। हसन साहब ने आईकैप के डेटाबेस में गए और अपना जो नाम था 4077 और आगे हसन लिखा हुआ था और आगे कैफ पार्ट क्वालिफाइड लिखा हुआ था, उसको चेंज करके सीए क्वालिफाइड कर दिया। बच्चों ऐसा हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जब एक चीज सिस्टम में आ रही है तो क्यों नहीं हो सकता? जब एक चीज डेटाबेस में आ रही है तो क्यों नहीं हो सकता? बच्चों ऐसा है तो मुझे बताइए क्या इन कंट्रोल्स का फायदा है कोई? इन एग्जिस्टेंस चेक, रेंज चेक, डुप्लीकेट चेक, सीक्वेंस चेक का कुछ फायदा है? क्यों? बिकॉज असल कंट्रोल्स कहां मौजूद होने चाहिए? जल्दी से बताते हैं असल कंट्रोल्स कहां मौजूद होने चाहिए? जनरल आईटी कंट्रोल या जीआईटीसीएम। जब तक इनके ऊपर कंट्रोल आपके अच्छे नहीं होंगे, जब तक डेटाबेस के ऊपर कंट्रोल अच्छे नहीं होंगे, जब तक प्रोग्रामिंग आपकी अच्छी नहीं होगी, जब तक कंट्रीटिव ऑपरेशन अच्छी नहीं होगी, इन कंट्रोल्स का कोई भी फायदा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है? अब एक और एग्जांपल समझें, जल्दी से नोट करें इस एग्जांपल को। सेल्स डिपार्टमेंट में हमारे पास एक कंट्रोल होता है जिसका नाम है ऑथराइज्ड कस्टमर लिस्ट। सबको पता है? सबको पता है बच्चों ये ऑथराइज्ड कस्टमर लिस्ट? अच्छा इस ऑथराइज्ड कस्टमर लिस्ट में कितने नाम आ रहे हैं? ए बी सी। एक कस्टमर आता है उसका नाम है डी और वो जाता है सेल्स डिपार्टमेंट में, तो सेल्स डिपार्टमेंट में जो एक अंकल बैठे हुए हैं वो अंकल फौरन से अपनी डेस्क खोलते हैं, डेस्क खोल के लिस्ट निकालते हैं ऑथराइज्ड कस्टमर लिस्ट में और चेक करते हैं क्या इसका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आता तो क्या कहते हैं अंकल क्या कहते हैं? अंकल कहते हैं कि भाई सॉरी आपका नाम नहीं आ रहा, बड़े साहब से बात करो, सही है। अच्छा अभी सुनिएगा, सेम चीज हो रही है, ये आ रहे हैं लेकिन एक साहब बैठे हुए हैं, वो साहब क्या कर रहे हैं? वो साहब के पास कोई ड्रॉन नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है। साहब जो है वो सेल्स के सिस्टम में कस्टमर डी लिख रहे हैं। जब वो कस्टमर डी लिख रहे हैं तो वो करके आ रहा है सिस्टम जाके लिस्ट में डेटाबेस में जाके चेक कर रहा है, डेटाबेस में जाके चेक कर रहा है कि क्या ये कस्टमर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है बच्चों। ये कौन सा कंट्रोल कहलाएगा? बच्चों जो अंकल कर रहे थे ये भी कौन सा कंट्रोल था? ये भी एग्जिस्टेंस चेक ही था, लेकिन फर्क क्या था? ये कैसे कर रहे थे अंकल और ये कैसे हो रहा है? दोनों कंट्रोल सेम है, सही है। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल ये जो कस्टमर डी है और ये जो अंकल है, ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और अंकल साहब कह रहे हैं यार अब तो ये आईटी का दौर आ गया है, अब तो मैं तुम्हें सेल कर नहीं सकता, बिकॉज पहले तो मैं ड्रॉर चेक करता था और ड्रॉर चेक करके मैं देखता था तुम्हारा नाम नहीं है, लेकिन मैं सेल्स ऑर्डर बना लेता था, लेकिन अब तो चूंकि सिस्टम से हो रहा है, सिस्टम के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रही, मैं कुछ कर नहीं सकता। ऐसा ही है बच्चों, देखिए कितना अच्छा कंट्रोल एक्सेस चेक। लेकिन जो डेटाबेस है प्यारे बच्चों, डेटाबेस में कितने नाम लिखे हुए आ रहे हैं? डेटाबेस में कितने नाम लिखे हुए आ रहे हैं? ABC। अगर इस डेटाबेस के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, अगर ये साहब जो है, ये जो अंकल है, इनके पास डेटाबेस का एक्सेस है या कोई सिक्योरिटी डेटाबेस में नहीं है, तो क्या ये डी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? अगर ये डी लिख देंगे प्यारे बच्चों तो इसका मतलब है कि इस एग्जिस्टेंस चेक का क्या फायदा हुआ? जब डेटाबेस के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, डेटाबेस में डी आ गया, तो जब ये सिस्टम में डी का नाम लिखेंगे तो क्या सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा प्यारे बच्चों? एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल करेगा ना एक्सेप्ट मेरे बच्चों, बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा। क्यों? बिकॉज तो ये एग्जिस्टेंस चेक ने क्या एरर को प्रिवेंट या डिटेक्ट कर लिया? क्या इस फ्रॉड को प्रिवेंट या डिटेक्ट कर लिया? नहीं करा। क्यों? बिकॉज ये कंट्रोल डिपेंड करता है जनरल आईटी कंट्रोल के ऊपर। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों दो चीजें हैं, जनरल आईटी कंट्रोल है और एप्लीकेशन कंट्रोल है, सही है। ये दो चीजें, जनरल आईटी कंट्रोल का होना जरूरी है। अगर जनरल आईटी कंट्रोल इनफेक्टिव होते हैं तो एप्लीकेशन कंट्रोल के ऊपर आप रिलायंस नहीं ले सकते बच्चों। के यहाँ तक बात समझ आती है? अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एनर्जाइजर में हमारे पास आईटी के लेक्चर्स हैं उसको लाजमी देख लीजिएगा, बिकॉज मैंने उसको कंट्रोल्स के साथ लिंक करके पढ़ा है, तो इससे इंशाल्लाह आपका थोड़ा सा फायदा हो जाएगा बच्चों। डन हो गया?
चलो बच्चों थोड़ा सा रिपोर्टिंग को देख लेते हैं। फिर एक काम ये करते हैं, इसको हम इस तरीके से देखते हैं। बच्चों 10-15 मिनट रेडी हो, बिल्कुल एक्टिव हो, तो मैं सारी रिपोर्टिंग की चीज़ें इंशाल्लाह कवर करा दूंगा। हमारे पास बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ओपिनियन। ओपिनियन हमारे पास अनमोडिफाइड भी है, क्वालिफाइड भी है। क्वालिफाइड मटेरियल मिस स्टेटमेंट की वजह से है, और क्वालिफाइड हमारे पास स्कोप लिमिटेशन की वजह से भी है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास ओपिनियन में एडवर्स भी है, और ओपिनियन में हमारे पास जो कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट की वजह से होती है, और हमारे पास डिस्क्लेमर है जो कि स्कोप लिमिटेशन की वजह से होती है, ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास एक बहुत अहम चीज़ है जिसका नाम है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का सेक्शन। फिर उसके बाद हमारे पास एक और बहुत अहम चीज़ है जिसका नाम है की ऑडिट मैटर। फिर उसके बाद हमारे पास एक बहुत अहम चीज़ है जिसका नाम है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। और फिर हमारे पास एक और अहम चीज़ है जिसका नाम है अदर मैटर पैराग्राफ। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? कुछ मिस तो नहीं कर रहा मैं इसमें से? ऑडिट की जिम्मेदारी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा ना, तो 700 में लिखी हुई है। अच्छा बच्चों, ये जो हमारे पास है ओपिनियन अनमोडिफाइड, ये 700 के हिसाब से होती है। ये हमारे पास 705 के हिसाब से होती है। ये भी हमारे पास 705 के हिसाब से होती है। ये भी हमारे पास 705 के हिसाब से होती है। ये भी हमारे पास 705 के हिसाब से होती है। ये हमारे पास 570 के हिसाब से है, ये 701 के हिसाब से है, और ये हमारे पास 706 के हिसाब से है। बच्चों ऐसा हो गया, डन हो गया। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ये अनमोडिफाइड ओपिनियन कब एक्सप्रेस होगी? ये अनमोडिफाइड ओपिनियन तब एक्सप्रेस होगी जब आपके पास, जब आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, ऐसा ही है, और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गया। और क्या ऑब्टेन हुआ कि एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए हैं। बच्चों ऐसा ही है, डन हो गया। तो हमारे पास हम अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देंगे। हम क्वालिफाइड ओपिनियन मटेरियल मिसमेंट की वजह से कब देंगे? जब हमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला, और हमें ये मिला ऑडिट एविडेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्वेंट्री है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इन्वेंट्री है वो आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बनी, बकिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए। क्या यहाँ तक बात समझ आती है भाई? तो मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा किसके ऊपर? इन्वेंट्री के ऊपर। अच्छा, स्कोप लिमिटेशन कब होगी? जब मैं ऑडिट प्रोसीजर ही परफॉर्म नहीं कर सका। जब मैंने ऑडिट प्रोसीजर ही परफॉर्म नहीं करे तो मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर सका। किसके ऊपर? कि पता नहीं ये एफएस आईएफआरएस के हिसाब से है भी कि नहीं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? जब मुझे ये ही नहीं पता कि एफएस आईएफआरएस के हिसाब से है या नहीं, तो मैं यहाँ पे कौन सी ओपिनियन देता हूँ? क्वालिफाइड ओपिनियन देता हूँ। लेकिन किस वजह से देता हूँ? स्कोप लिमिटेशन की वजह से देता हूँ। दोनों फर्क ये प्यारे बच्चों कि जब आप क्वालिफाइड ओपिनियन मटेरियल मिस स्टेटमेंट की वजह से देते हैं तो आप एफएस में कहते हैं कि इन्वेंट्री 50 रुपए से गलत है, लेकिन जब आप स्कोप लिमिटेशन की वजह से क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं तो आप कहते हैं मुझे नहीं पता इन्वेंट्री कितने रुपए से गलत है। क्यों? बिकॉज मैं इन्वेंट्री के ऊपर कोई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाया। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? यही हमारे पास जो एडवर्स ओपिनियन है, ये हमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, इसके बेसिस पे हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, और हमें ये एविडेंस मिला कि एफएस में इन्वेंट्री छोड़े पूरे के पूरे एफएस ही आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बने हुए। तो इस केस में मैं क्या देता हूँ? एडवर्स। इसमें मेरा ओपिनियन ये होता है कि इन अवर ओपिनियन दीज एफएस आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। सही है। और डिस्प्ले जो ये जो एडवर्स ओपिनियन है, ये एग्जैक्टली क्वालिफाइड ओपिनियन का कॉपी पेस्ट है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे परवेसिव इंपैक्ट होता है। डिस्क्लेमर की बात करूं तो मैंने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे और ऑडिट प्रोसीजर ही परफॉर्म नहीं कर सका, जिसकी वजह से मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन नहीं हुआ, और मुझे नहीं पता कि एफएस आईएफआरएस के हिसाब से है कि नहीं है। तो इस केस के ऊपर मैं कोई भी ओपिनियन नहीं देता, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं। क्या यहां तक बात समझ आती है सबको? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का सेक्शन कब देता हूं? जब गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है, जब गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है, लेकिन एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जिसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है? यस। तो अब मैं कौन सी ओपिनियन दूंगा? अब मैं अनमोडिफाइड प्लस मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का सेक्शन दूंगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा भाई, की ऑडिट मैटर कब दूंगा? की ऑडिट मैटर कब दूंगा? की ऑडिट मैटर उन मैटर्स के ऊपर दूंगा, हमेशा याद रखेगा, हमेशा ये लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा। की ऑडिट मैटर हमेशा लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा। की ऑडिट मैटर की सबसे खास बात ये होगी कि ये वो मैटर होंगे जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट होंगे, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट होंगे। सही है। मैंने आपके लिए, वैसे मेरा एक टारगेट था कि मैं आपको आइजा 701 भी पढ़ाऊँ, और यहाँ पे आइजा 701 मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा इस मैटर के ऊपर आप क्या कम्युनिकेट करेंगे? कैन कम्युनिकेट करेंगे। सही है। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अब यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लें बच्चों, अब यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लें। 706 में इनमें हमेशा आप याद रखिएगा ये कब करते हैं? ये एडिशनल कम्युनिकेशन है। सही है। एडिशनल कम्युनिकेशन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा समझ ले मेरी बात कब। ये क्या लिखा है मैंने बच्चों? ये क्या लिखा है मैंने? पीपी के ऊपर, अब मेरी बात सुनिएगा, पीपी के ऊपर मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स
परफॉर्म किया, ठीक है, मैंने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, हाँ जी मैंने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, नहीं जी मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सका। जब मैंने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया तो मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला कि क्या ये पीपी IAS 36 और IFRS के हिसाब से है, हाँ जी है, नहीं जी नहीं है। अच्छा जी अगर ये है तो मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा बच्चों, मैं एक पीपी से आपको सारी चीजें सिखा रहा हूँ, सही है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा सर मैं पीपी के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो बच्चों क्या मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, नहीं, तो बच्चों ये क्या हो गया, ये तो मेरे पास स्कोप लिमिटेशन हो गया। बच्चों इम्पैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेजिव है तो डिस्क्लेमर। बच्चों क्लियर हम सारे यहाँ पे। अच्छा अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं आपके सामने तीसरा सिनेरियो रख रहा हूँ और वो तीसरा सिनेरियो ये है कि पीपी में प्लांट मतलब पीपी में आग लग गई। बच्चों आप बताएं, बच्चों जल्दी से बताएं, पीपी में आग लग गई। नहीं डिस्क्लेमर मींस विड्रॉ कैसे हो गया, ऐसा नहीं, बहुत बहुत अच्छी बातें कर रहे हो। पीपी में आग लग गई और ईयर एंड से पहले आग लग गई है, यूं समझे भाई। पीपी में भाई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आग लग गई भाई, 10 मिनट दो मैं पूरी रिपोर्टिंग सिखा दूंगा। पीपी में आग लग गई भाई, प्लांट एंड मशीनरी में आग लग गई। अच्छा सर आग लगी, सर जब आग लगी तो दो चीजें ट्रिगर कर गई, पहली चीज और दूसरी चीज मेरे बच्चों डन हो गया भाई। अच्छा बच्चों मुझे बताओ इवेंट्स और कंडीशन गोइंग कंसर्न कौन सा एज अप्लाई होगा, और पीपी की अगर इंपेयरमेंट है तो क्या ये सिग्निफिकेंट मैटर है, कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है, क्या इस साल आपको मुश्किलात पेश आएंगी पीपी की इंपेयरमेंट को वेरीफाई करने में। बच्चों कौन सा अप्लाई हो गया, 701, समझने की कोशिश करिएगा, सही है। तो इसका मतलब ये कैसे जब प्लांट में इंपेयरमेंट है, ये आग लग गई है, प्लांट में आग लग गई है, तो ये पीपी की इंपेयरमेंट की कंडीशन भी पूरी कर रहा है, मतलब ये कैम की डेफिनेशन भी पूरी कर रहा है और ये आपके पास गोइंग कंसर्न की डेफिनेशन भी पूरी कर रहा है, ऐसा ही है बच्चों। अच्छा अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। अगेन आप जब एज 570 में जाएंगे तो अगर मैनेजमेंट ने इसके ऊपर इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दिया है तो इसको आप कहां रिपोर्ट करेंगे, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न के सेक्शन में। बच्चों ऐसा ही है। बच्चों ये सीक्वेंस याद है, ये जो भी पढ़ाई मैंने, ये सीक्वेंस समझ आ रही है बच्चों। पहले कौन आ रहा है रिपोर्ट में, पहले कौन आ रहा है, जल्दी से बता दें, रिपोर्ट में पहले कौन आ रहा है, रिपोर्ट में पहले कौन आ रहा है बच्चों। जो ऊपर आ रहा होगा ना वो हमेशा बाप होगा, सही है, हमेशा याद रखेगा, जो ऊपर आ रहा होगा वो हमेशा बाप होगा। इसका मतलब ये है कि गोइंग कंसर्न और कैम, अगर एक ऐसी चीज है जो कि गोइंग कंसर्न भी है और कैम भी है तो वो कहाँ कम्युनिकेट होगी, सर वो गोइंग कंसर्न के सेक्शन में कम्युनिकेट होगी। अच्छा मेरे भाई अगर ये जो गोइंग कंसर्न है इवेंट्स और कंडीशन है, मेरी बात सुने, इवेंट्स और कंडीशन है और मैनेजमेंट इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड नहीं कर रही, तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि अब दो चीज़ अप्लाई हो गई, अब 705 भी अप्लाई हो रहा है, 570 भी अप्लाई हो रहा है, 701 भी अप्लाई हो रहा है। बच्चों जल्दी बता दें, मैनेजमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं कर रही, कौन सी ओपिनियन बनती है, इंपैक्ट मटेरियल है लेकिन परवेजिव नहीं है। बच्चों कौन सी ओपिनियन बनती है, जल्दी से बता दें कौन सी ओपिनियन बनती है भाई, ये ओपिनियन बनती है प्यारे बच्चों। ये किससे ऊपर आ रहा है, ये गोइंग कंसर्न से भी ऊपर आ रहा है, ये कैम से भी ऊपर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये माय बाप है। इस मैटर को फिर आप कम्युनिकेट 705 के हिसाब से करेंगे। मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड गोइंग कंसर्न सेक्शन तब आता है जब गोइंग कंसर्न के ऊपर आपका ओपिनियन अनमॉडिफाइड हो, लेकिन अगर गोइंग कंसर्न के ऊपर आप क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर दे रहे हैं तो फिर गोइंग कंसर्न का सेक्शन नहीं आता प्यारे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों, क्लियर हो सारे यहाँ पे। तो मैंने अनमॉडिफाइड देख लिया, क्वालिफाइड देख लिया, एडवर्ड्स देख लिया, डिस्क्लेमर देख लिया, कैम देख लिया, गोइंग कंसर्न का सेक्शन देख लिया प्यारे बच्चों। अच्छा अगर एक और चीज़ समझ लें, मैं आपके सामने एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, बड़ी अच्छी है। ये क्या लिखा है, मटेरियल अनसर्टेनिटी का सेक्शन तब आएगा जब IFRS के हिसाब से बने हुए, जब गोइंग कंसर्न की सारी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर लिया गया है, तब आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं। वो तो मिस स्टेटमेंट हो जाएगी, तो क्वालिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा। बच्चों ये क्या लिखा है, जल्दी से बता दें ये क्या लिखा है बच्चों, ये लिटिगेशन लिखा हुआ है, सही है। अच्छा लिटिगेशन जो लिखा हुआ है इसमें मेरी एक बात समझने की कोशिश करिएगा। पहला सिनेरियो, लिटिगेशन की वजह से गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो सकते हैं, ऐसा ही है भाई। अच्छा भाई लिटिगेशन पे मेहनत मजदूरी बहुत है, ऐसा ही है भाई। बच्चों गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट होगा तो क्या आ जाएगा, और ये भी कब आएगा, जब मैनेजमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर देगी, ऐसा ही है। क्या कैम आएगा फिर, नहीं, कैम का सेक्शन आएगा, बकिया कैम आएंगे, इन्वेंट्री आप इंपेयरमेंट ऑफ पीपी लिख दें, इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री लिख दें, बट ये सारी चीजें नहीं आएंगी, सही है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। अच्छा अब आप एक चीज सुनिए, अब इसके बीच में मैं एक लाइन बना देता हूँ। सर लिटिगेशन है और मैनेजमेंट ने इसको एज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज किया। अगर मैनेजमेंट इसको एज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज की हुई है बच्चों, तो इसका मतलब एक और चीज़ हमारे पास आ रही है। क्या ट्रिगर कर रही है, जल्दी से बता दें क्या ट्रिगर कर रही है, इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। तो सर इसका मतलब ये कि जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है और ये फंडामेंटल है यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एफएस का। फंडामेंटल का मतलब पता है ना बच्चों आपको, फंडामेंटल टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एफएस। बच्चों इसका मतलब पता है ना, फंडामेंटल टू द यूजर। नहीं समझ आ रहा तो बता दो, फंडामेंटल टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एफएस। कंपनी ए है 2023
2024, 23 में प्रॉफिट आ रहा है 100 रुपये का, 24 में प्रॉफिट आ रहा है 150 रुपये का, क्या इस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे? क्या इस कंपनी के शेयर्स खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। 2023 में प्रॉफिट 100 रुपये का था, 2024 में 150 रुपये का प्रॉफिट, नहीं खरीदोगे, शेयर्स नहीं खरीदोगे। खरीदोगे ना भाई, प्रॉफिट बढ़ रहा है इस कंपनी का। लेकिन 2024 में नोट 4.1 में लिखा हुआ है कि कंपनी की एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है 10,000 रुपये की। क्या अब भी शेयर खरीदोगे? क्या अब भी शेयर खरीदोगे? या फॉर एग्जाम्पल ये 2023 में शेयर प्राइस 10 रुपये की थी, 2024 में 15 रुपये की, तो क्या अभी 15 रुपये का शेयर खरीदोगे? अच्छा सर, ये डिस्क्लोजर जो है, ये डिस्क्लोजर एफएस में हुआ है, सही IAS 37 के हिसाब से डिस्क्लोज हुआ है, ठीक है। आपने शेयर्स 15 रुपये के खरीद लिए, कल को कंपनी ने 10,000 रुपये पे करने पड़ गए और आपका बहुत नुकसान हो गया, तो आप तो फौरन से पकड़ोगे ऑडिटर को। तो इसका मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि फंडामेंटल है, उसके ऊपर मैं क्या दे सकते हैं? एम्फेसिस। अब बच्चों, ये जो लिटिगेशन की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, इसमें कैम की डेफिनेशन भी पूरी हो रही है, इसमें एम्फेसिस की डेफिनेशन भी पूरी हो रही है। कहाँ रिपोर्ट करूँ बच्चों? कहाँ रिपोर्ट करूँ? जल्दी से बता दो बच्चों। माई बाप कौन है बच्चों? माई बाप कौन है? अगर एक चीज़ कैम की डेफिनेशन भी पूरी कर रही है और एम्फेसिस की डेफिनेशन पूरी कर रही है, तो वो मैटर कहाँ कम्युनिकेट होगा? वो कैम में कम्युनिकेट होगा। एम्फेसिस उस मैटर के ऊपर नहीं आएगा। एम्फेसिस का मतलब ही होता है एडिशनल कम्युनिकेशन। कोई ऐसी चीज़ जो इनमें से कम्युनिकेट, इन कंटेंट से अगर कम्युनिकेट नहीं हो पा रही, लेकिन ऑडिटर ने कम्युनिकेट करनी है, तो वो 706 का सहारा लेता है। बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि इन आपकी ऑडिट रिपोर्ट के इन स्टैंडर्ड से कम्युनिकेट हो सकती है, तो फिर आपने उसके ऊपर एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ नहीं देना होगा। फॉर एग्जांपल ये जो लिटिगेशन है, कंपनी जो है आपकी अनलिस्टेड कंपनी है, तो क्या उसके ऊपर कैम अप्लाई होगा? और जो लिटिगेशन है ये इवेंट और कंडीशन नहीं है, तो क्या इसके ऊपर गोइंग कंसर्न अप्लाई होगा? और ये जो लिटिगेशन है ये IAS 37 के हिसाब से एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दी गई है, तो क्या इसके ऊपर 705 अप्लाई होगा? जल्दी से बता दें प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब है मैं रिपोर्ट को देखूं तो मेरी ओपिनियन अनमॉडिफाइड है। क्या मैं क्वालिफाइड एडवर्ड्स दे रहा हूं? नहीं दे रहा। मैं लिटिगेशन क्लेम्स के ऊपर नहीं दे रहा, सही है। क्या इसके ऊपर गोइंग कंसर्न ट्रिगर हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या कैम एप्लीकेबल हो रहा है? कैम एप्लीकेबल नहीं हो रहा। बच्चों, मैं शेयर होल्डर को कैसे बताऊं कि भाई एक 10,000 रुपए की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, एक ऐसा डिस्क्लोजर है जो कि फंडामेंटल है, कैसे बताऊं? मैं 706 एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ से बताऊंगा। तो एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ में हमेशा वो चीज आएगी जो सबसे ठुकरा दी जाएगी ना, फिर आके वो एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ में जाके हिट करेगी, अगर तो वो फंडामेंटल है यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एफएस के लिए, सही है। अगर तो वो डिस्क्लोजर फंडामेंटल है यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एफएस के लिए, तभी उसके ऊपर एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बच्चों क्लियर हो? एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ कैम से पहले कब आएगा? एक ही सिनेरियो जब एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ कैम से पहले आएगा, जब आप आइजा 210 पढ़ें और आइजा 210 में अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है प्यारे बच्चों, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ये लॉ एंड रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, मैनेजमेंट कहती है मेरी गलती नहीं है, तो इस केस में आप एंगेजमेंट तो एक्सेप्ट कर रहे हो, बट जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मुझे बताएं ये जो मैटर है इसके ऊपर आप एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ एप्लीकेबल हो रहा है, और आपकी कंपनी ने कुछ इंपेयरमेंट आइडेंटिफाई करे हुए पीपी के ऊपर और इन्वेंट्री के ऊपर। मुझे प्यारे बच्चों ये बता दें जल्दी से, इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट मैटर कौन सा है कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही एक्सेप्टेबल नहीं है, बट चूंकि लॉ एंड रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, इसलिए मैनेजमेंट ने बताया हुआ है, या हमारा पीपी जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है। दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट मैटर कौन सा है प्यारे बच्चों? ये एफएस वाली चीज है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बेसिस पे। तो यहां पे आपको ऐसा कहता है कि इस केस में आप एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ को कैम से पहले लेके आ सकते हैं। डन हो गया बच्चों? अब आखिरी चीज मेरी सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए भाई पास होने की? स्ट्रेटेजी आपके पास, अब ये 2 मिनट सुन लो बच्चों, पे क्लास ऑफ हो जाएगी। बच्चों सबसे पहली चीज आपने ये करना है, किसी कॉन्सेप्ट में आपको मसला आ रहा है, किसी ड्राफ्टिंग में मसला आ रहा है, किसी चीज़ की लॉजिक या लिंकिंग मसला आ रहा है, तो हमारे पास जो स्मार्ट एनर्जाइजर का फ्री एक्सेस है, आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए भी और पूरे कोर्स के लिए भी। अगर आपको ड्राफ्टिंग का मसला आ रहा है, और आपके 2-3 अटेम्प्ट से ऑडिट पास नहीं हो रहा है, तो ड्राफ्टिंग के लिए हमारे पास मजीद मतलब आईके को जितने पास पेपर्स हैं वो तो सारे पोर्टल पे है, लेकिन एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं, जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसके अंदर फाइनल के कुछ अच्छे सवाल हैं जो कैफ के लिए रेलिवेंट है, वो आप चाहें तो उसको भी रेफर कर सकते हैं, वो भी आपके पास पोर्टल पर आ रहे हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल चीज़ों को रिटेन करने में, क्विकली रिवाइज करने में मसला आ रहा है, चीज़ों को क्विक रिवाइज करने में मसला आ रहा है, तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ मेरे ख्याल से आपके लिए हो सकती है प्यारे बच्चों, वो स्मार्ट हैंड आउट हो सकती है। जो मैंने आपको जगह जगह पे 1 पेजर हैंड आउट दिखाया है, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि चीज़ें आपको रिटेन भी हो जाएंगी, चीज़ें आपको रिवाइज भी हो जाएंगी। चौथी चीज़, सर किस सीक्वेंस में रिवाइज करें? पोर्टल पे जो सीक्वेंस आ रही है उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, पोर्टल पे जो सीक्वेंस आ रही है उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है?
पोर्टल पे जो सीक्वेंस आ रही है उस सीक्वेंस को आप फॉलो कर लें, आप मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपका पेपर पास हो जाएगा। वो वाली लॉ में हरकत ना करिएगा, वो वाली कि जी वो चूँकि वाइंडिंग अप की वेटेज 10 से 15 मार्क्स है तो मैं पहले क्या कहता है वाइंडिंग अप जो है वो पहले पढ़ लेता हूँ। अब कंपनी की इनकॉर्पोरेशन पढ़ी नहीं है, वाइंडिंग अप पहले पढ़ रहे हैं। ये हरकत खुदा का वास्ता ना करिएगा बच्चों। जिस सीक्वेंस में आपके पास लेक्चर आ रहे हैं उस सीक्वेंस में आप पढ़िएगा। डन हो गया बच्चों? जो पोर्टल की सीक्वेंस आ रही है उसको आपने लाजमी फॉलो करना है। और अगली चीज़, हमारे पास आगे जाके भी इंशाल्लाह Q&A सेशन होंगे तो उसको आपने लाजमी अटेंड करना है ताकि कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो वो आपकी सारी की सारी हम कोशिश करें कि हम रिजॉल्व कर दें। जितना भी हमने पढ़ा एटलीस्ट आपको एक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा, एक टेक्निक पता चल गई होगी। कोशिश करिएगा यार उसको थोड़ा सा लेके चलें, ठीक है? चलें बच्चों, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो जो हर टाइम में आती है इंशाल्लाह इस टाइम में भी आएगी, लेकिन पेपर से एक हफ्ता 10 दिन पहले। उसका रीज़न ये है, ऑब्वियसली ये रीज़न नहीं है कि वो देख के आके अपना पेपर चेंज करेगा, ऑब्वियसली बात नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि जब मैं अभी बना लूँगा तो फिर आप उसी पे कंसंट्रेट करेंगे और बाकी सारी चीज़ें छोड़ देंगे। तो आपने अभी तक रिवाइज करना है। पेपर से एक हफ्ते पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की रिवीजन है वो मैं आपके लिए इंशाल्लाह एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा पास पेपर के एनालिसिस के हिसाब से। लेकिन अगर आपने पास पेपर का एनालिसिस देखना है तो ग्रुप पे मैं इसको पास पेपर एनालिसिस भी शेयर कर दूंगा बच्चों। डन होगा?